अंग्रेजों के लिए दिस बैटल ऑफ द प्लासी, this was very significant to introduce the point of efficiency in the company. The battle was nothing but the transaction where the Shiraz was sold to the Clive by the moneylender, by the traders and the merchant of the Bengal. बस शांति से सेशन में बैठिएगा, देखिएगा। देखिए, सबसे पहले ये बात करते थे यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज वो आई क्यों थी इंडिया में? यार कोई तो मूलभूत कारण रहा होगा ना। अज़ीम उश शान एंड ही गेव द जमींदारी, देखना ध्यान से सुनना, अंग्रेजों की पर्सनल सर्विस से खुश होकर के उन्होंने ही जस्ट गिव द जमींदारी ऑफ द 3 विलेज एंड द लेटर दीज 3 विलेजेस दे बिकम कलकत्ता। इसकी मिलिट्री सिग्निफिकेंस क्या थी, इसकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या थी, इसकी राजनीतिक सिग्निफिकेंस क्या थी, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वेलकम टू अनअकैडमी और सेशन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। फ्रेंड्स, वी आर स्टार्टिंग अवर मॉडर्न इंडिया सीरीज और हम अपने मॉडर्न इंडिया सीरीज की शुरुआत बैटल ऑफ प्लासी 1757 से कर रहे हैं। नाउ वी हैव चोजन दिस ईयर एंड दिस बैटल ऑफ प्लासी 1757, उसके कुछ कारण है। एक्चुअली ये जो ईयर है 1757, इसका इतिहास में अपना ही एक महत्व है। भले ही इसका राजनीतिक महत्व देख लें आप, इसका आर्थिक महत्व, भले ही इसका सैन्य जो महत्व है उसको देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से व्हेन वी टॉक फ्रॉम द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, सो आर्थिक रूप से इस ईयर का अपना एक महत्व है। कैसे, इसको समझते हैं। देखिए 1757 से यू प्लीज कलेक्ट द डाटा रिलेटेड टू द वर्ल्ड जीडीपी और आप इंडिया की जीडीपी को भी देखिएगा एंड प्लीज ट्राई टू कंपेयर द वर्ल्ड जीडीपी विद द इंडिया जीडीपी एंड ट्राई टू कैलकुलेट द परसेंट। यू नो, इंडिया जीडीपी वाज नियरली 23 to 24% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी एंड व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस 1947 में हमारा जो जीडीपी था दैट वाज मेयरली 3%। सो डोंट यू थिंक सो कि 1757 दिस ईयर इट इज अ डिवाइडिंग ईयर व्हेन वी लुक फ्रॉम द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव? यस इट इज, यस डेफिनेटली वी कैन से लाइक दिस। ओके, चलिए दूसरे पॉइंट पे आते हैं। इसके आर्थिक हमने देख लिया एंगल। ओके, इसके राजनीतिक पक्ष पे भी अपना पहलू और अपनी नजर डालते हैं। When you look it from the political perspective, can't you say that for the very first time in whole of the Indian subcontinent, जिसमें इंडिया भी है, पाकिस्तान भी, आज का बांग्लादेश भी है, श्रीलंका और ये म्यांमार अपना कंप्लीट, नेपाल, भूटान, इसको कंप्लीट इंडियन सबकॉन्टिनेंट बोलते हैं अपन। So for the very first time, a trading entity, a trading company, it became the master of an area। और वो क्या था? बंगाल। उसने बंगाल को जीत लिया था भैया। उसने बंगाल जो राज्य था, बंगाल के जो नवाब थे, उनको हरा दिया एक कंपनी ने। अ स्मॉल कंपनी डिफीटिंग अ स्टेट, अ कंपनी टर्न्ड इटसेल्फ इनटू अ पॉलिटिकल एंटिटी। एक व्यापारी, एक ट्रेडिंग एंटिटी से अ कंपनी ट्रांसफॉर्म्ड इटसेल्फ इनटू अ पॉलिटिकल एंटिटी। और उसने बंगाल का जो उस टाइम पे स्टेट था, जो राज्य था, जिसमें आज का बांग्लादेश है, बिहार का भी कुछ पार्ट है, उड़ीसा का भी कुछ, असम का भी, इतना बड़ा भूभाग उसको अपने कंट्रोल और वर्चस्व में कर लिया। सो फ्रॉम द वेरी पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव दिस ईयर इज वेरी मच सिग्निफिकेंट यार। सो डोंट यू थिंक सो कि यहीं से हमें शुरुआत करनी चाहिए, जानने का प्रयास करना चाहिए कि ऐसा 1757 पे क्या हुआ था। ओके, चलिए थर्ड पॉइंट और देखते हैं, मिलिट्री पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं। जब आप इतिहासकारों को उस समय की जो राइटिंग्स हैं और आज की जो एनालिसिस किया है इतिहासकारों ने उस समय की, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द बैटल ऑफ द प्लासी, इसको देखते हैं तो इतिहासकार बोलते हैं कि दिस बैटल, ये जो बैटल थी, द बैटल ऑफ द प्लासी, स्पेशली अंग्रेजों के लिए ये, इसने बड़ा जो मोरल बूस्ट था, अंग्रेजों के जो उस टाइम पे जो यंग जनरेशन्स थी उनको बड़ा मोरल बूस्ट दिया। सो इसका मतलब मोरल पर्सपेक्टिव से अंग्रेजों के लिए ये जो ईयर था ये बड़ा सिग्निफिकेंट था। ओके, उसी के साथ साथ अंग्रेजों के लिए दिस बैटल ऑफ द प्लासी, दिस वाज वेरी सिग्निफिकेंट टू इंट्रोड्यूस द पॉइंट ऑफ एफिशिएंसी इन द कंपनी। कि अगर हम मेरिट को प्रमोट करते हैं और मेरिट को प्रमोट करने के बाद उस मेरिट को अगर हम अप्रिशिएट भी करते हैं और उसको नवाजते हैं, उसको अवार्ड भी करते हैं, तो कंपनी और जो ब्रिटिश साम्राज्य है वो पूरे वर्ल्ड में फैल सकता है। ये बैटल ऑफ प्लासी से उनको ये बात कंफर्म हुई। सो डोंट यू थिंक सो कि इन 3 कारणों से दिस ईयर 1757 हमें यहीं से ही शुरू करना चाहिए।
डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड्स यहीं से ही शुरू करना चाहिए। इनफैक्ट मैनी ऑफ द हिस्टोरियंस लाइक जैसे आप जाडूनाथ सरकार को पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा भी इस बात को कि 1757, दो इस बात पे डिबेट है कि 1757 दिस वाज अ लैंडमार्क ईयर। क्यों लैंडमार्क ईयर है? एक्चुअली उन्होंने कहा, ये उनका पर्सपेक्टिव था, दो बाद में इसको रिफ्यूट भी किया गया और इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी हैं। उन्होंने कहा कि 1757 से पहले से भारत मध्यकालीन दौर में था, लेकिन 1757 के बाद से भारत मॉडर्न इंडिया, जो मॉडर्न इंडिया है और मॉडर्न फेज में आ गया। भैया ऐसा क्या हो गया एक साल में? ऐसा क्या बदल गया एक साल में? लेकिन हिस्टोरियंस के अलग अलग व्यू पॉइंट हैं। दैट इज व्हाई वी आर स्टार्टिंग अवर मॉडर्न इंडिया सीरीज विद द 1757 ईयर एंड दैट इज द बैटल ऑफ द प्लासी। और इसी बैटल ऑफ प्लासी से आप इस इमेज को अच्छे से समझ सकते हैं। दिस इज इंडिया, द फुल ऑफ गोल्ड, द फुल ऑफ सिल्वर, द फुल ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। इट इज ड्रेनिंग इट्स वेल्थ इट इज बीइंग ड्रेन्ड। और ये इंडिया से और इंग्लैंड की तरफ जा रही है। एंड यू कैन, आप यहां से भी देख सकते हैं, दिस इज अबाउट द कॉन्क्वेस्ट बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द इंडिया। दिस इमेज, ब्यूटीफुल इमेज एक्सप्लेनिंग लॉट मेनी थिंग्स। और ये देख सकते हैं, अ पिक्चर वर्थ 1000 वर्ड्स। कैसे इंडिया से ड्रेन, पहले उन्होंने राजनीतिक सत्ता स्टैब्लिश की और कैसे फिर इंडिया की ड्रेन को वो इंग्लैंड में लेकर के गए। सो दिस सेशन इट इज ऑल अबाउट दिस। और मॉडर्न इंडिया में हम सारी चीजें अच्छे से पढ़ेंगे। एंड डोंट वरी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, that you need to understand the things, not memorize the things यार। There is a difference between understanding the things and memorizing the things। जब आप किसी भी चीज को रटने का प्रयास करते हैं ना, तो अल्टीमेटली आप कुछ भी नहीं करते, आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन जब आप चीजों को समझते हैं तब चीजें अपने आप याद हो जाती हैं। आपके फैक्ट के पीछे जब कॉन्सेप्ट की बैकिंग होगी ना, तो चीजें अपने आप याद हो जाएंगी धीरे धीरे। ठीक है, कुछ चीजों को थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, बट वो रिवीजन भी आसान हो जाता है। इसलिए पहले चीजों को समझिएगा, बाद में चीजों को याद करिएगा। क्रोनोलॉजी और ईयर को भी रटते नहीं है, वो अपने आप चीजें विजुअलाइज हो जाती है, अपने आप चीजें याद हो जाती है, प्रोवाइडेड आपने उसको समझ करके पढ़ा है। ठीक है, चलिए, और इस सीरीज में मैं आपको इस बात से अवगत भी कराऊंगा कि सारी चीजें कैसे स्टार्ट हुई। ओके, देखिए, नाउ दिस इज द बैटल ऑफ द प्लासी। और इससे आपको ना दो वो मिलेंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी आपको वो मिलेंगे। अब देखिए, सबसे पहला कॉन्ट्राडिक्शन इज, हम सारी चीजों को स्टोरी के रूप में पढ़ेंगे, लेकिन स्टोरी का एनालिसिस करेंगे। ओके, उसके राजनीतिक कारणों से, उसके जो इकोनॉमिक एंगल है वहां से, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू है वहां से, मतलब हम सब चीजों का पहले एनालिसिस करेंगे, स्टोरी को पढ़ेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। ओके, देखिए, सो द बैटल ऑफ द प्लासी 1757, इट इज द स्टोरी ऑफ अ राइज ऑफ अ कंपनी एंड साइमल्टेनियसली द डिक्लाइन ऑफ द नवाब्स ऑफ द बंगाल। अगर आपने दोनों को एक साथ पढ़ा कि यार ऐसा क्या हुआ कि जो नवाब थे उनकी सत्ता कमजोर होती चली गई और एक कंपनी ने सत्ता पे अपना होल्ड है, वर्चस्व, उसको दबदबा, उसको बढ़ाते चले गए। अगर ये भी स्ट्रांग होते नवाब तो कंपनी कभी उठ नहीं पाती, और कंपनी अगर उठ रही है तो इसका मतलब नवाब कमजोर हुए। तो नवाब कमजोर क्यों हुए? उनकी सत्ता पे से उनकी जो पकड़ थी वो कमजोर कैसे हुई? इस बात को तो समझना ज्यादा आवश्यक है ना, इस बात पे फोकस करना ज्यादा आवश्यक है कि ऐसी क्या गलती की थी। सो आज का सेशन इट इज ऑल अबाउट दिस। उसी के साथ साथ प्लीज हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल इमेज। नाउ आज के सेशन में यू विल कम टू नो अबाउट द मिलिट्री सिग्निफिकेंस ऑफ द 1757। अंग्रेजों को, इनफैक्ट ऑल द यूरोपियन कंपनी, जो ट्रेडिंग कंपनीज भी थी, उनको सबको पता चल गया द इंडियन मिलिट्री, द इंडियन स्ट्रेंथ, इट गॉट डीजेनरेटेड, उसमें कोई दम नहीं बचा हुआ है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इंडियन सोसाइटी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कंप्लीटली गॉट डीजेनरेटेड। कैसे? इस बैटल ऑफ प्लासी से पता चला। सुनिएगा, देखिए, और नॉट जस्ट अबाउट द ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी, बल्कि रादर सारी कंपनीज को पता चल गया था, फ्रेंच कंपनी को भी, सबको पता चल गया था। इनफैक्ट देखिए, ड्यूरिंग द बैटल ऑफ द प्लासी 1757, लुक एट द नवाब्स आर्मी स्ट्रेंथ, इट वाज नियरली 62,000। कहीं कहीं पर थोड़ी सी आपको फिगर 63-65,000 के आसपास भी मिलेगी, 70,000 तक फिगर मिल जाएगी अलग अलग जगह। लेट्स नॉट गो इनटू दैट, लेकिन रफली लेट्स से कि 62,000 के अराउंड नवाब की आर्मी की स्ट्रेंथ थी दिस बैटल ऑफ प्लासी में। ओके, और बैटल के बाद द लॉस इन द नवाब्स आर्मी वाज ओनली 500। ओके, नाउ प्लीज यहां पर देखिएगा, कंपनी की आर्मी में कितनी स्ट्रेंथ थी? मात्र 3,000 यार। सो डोंट यू थिंक सो यार कि यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसमें?
कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना इस डाटा, या तो ये डाटा गलत है, लेकिन ये डाटा गलत नहीं है, ये डाटा बिल्कुल सही है। तो इसके साथ ऐसा हो क्या सकता है? और इसमें बैटल ऑफ प्लासी में कंपनी वाज विक्टोरियस। सो इसके मतलब कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग रीजन रहा होगा। और ये देखिए कैजुअलिटी कंपनी में ओनली 65, यहां पर 500। सो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला अंग्रेजों को कि इंडियन जो स्टेट्स हैं उस टाइम पे, जो राज्य है स्मॉल ऑटोनोमस और सेमी ऑटोनोमस स्टेट, जो कि मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद बने थे, क्योंकि मुगल एम्पायर के टाइम पे एक सेंट्रलाइज्ड पॉलिटी थी जो दिल्ली में थी, और उस टाइम पे अंग्रेज छेड़ भी नहीं पाए थे। आप सोचिए ना, आज के दिन अगर केंद्र सरकार मजबूत है अपनी, तो केंद्र सरकार के पास कितनी बड़ी आर्मी, कितनी बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है। तो ये केंद्र जो सरकार है यही तो संभाल रही है ना, फ्रॉम द एक्सटर्नल फोर्सेस, फ्रॉम द एक्सटर्नल एनिमीज, है ना। केंद्र सरकार ही अपना फ्रंट प्रेजेंट कर रही है। लेकिन अगर केंद्र सरकार ना हो और छोटे छोटे स्टेट्स ही ये सब अपने इंडिपेंडेंट कंट्रीज हो, तो बाहर की ताकतों से, पाकिस्तान से, चाइना से संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो ऐसी ये ऑटोनोमस और सेमी ऑटोनोमस स्टेट्स दे इमर्ज्ड आउट ऑफ द डेब्रिज ऑफ द मुगल एम्पायर। ये एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है, क्लास 11th की एनसीईआरटी मॉडर्न इंडिया बाय बिपिन चंद्रा की, उसमें पहले चैप्टर में ही पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है दैट विद द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर और ऑन द डेब्रिज ऑफ द मुगल एम्पायर देयर इमर्ज्ड मेनी स्टेट्स, सेमी ऑटोनोमस एंड ऑटोनोमस स्टेट्स। तो उन्हीं में से ही बंगाल जो स्टेट था वो बना था, और ये ऑटोनोमस स्टेट था। और ये जो बंगाल स्टेट था, इसमें देखिए आप नवाब की आर्मी की स्ट्रेंथ और कंपनी की आर्मी की स्ट्रेंथ, ठीक है ना। इससे आपको क्या पता चला कि जो नवाब, जो ऑटोनोमस स्टेट्स और ये सेमी ऑटोनोमस स्टेट्स जो बाद में बने थे ना, इनकी मिलिट्री में कोई दम नहीं था। द मिलिट्री स्ट्रेंथ ज्यादा दिख रही है, लेकिन उसमें कोई दम नहीं है। द मिलिट्री दैट गॉट डीजेनरेटेड। तो इसके बहुत सारे मूलभूत कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि पुराने हथियार यूज कर रहे हो सकता है कि वो स्पिरिट ना हो लोगों में फाइट करने की, बिल्कुल। तो इससे बहुत कुछ चीजें पता चली। अब आगे चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, अब देखिए इस बैटल ऑफ प्लासी को लेकर के इतिहासकारों ने बड़े अच्छे स्टेटमेंट्स दिए, बड़े अच्छे स्टेटमेंट्स दिए। सबसे पहले एक कॉलोनियल हिस्टोरियन के बारे में जानते हैं, और इनका नाम है जेबी मलिसन। देखिए इन्होंने जब इस बैटल ऑफ प्लासी के बारे में पढ़ा, तो इस बैटल ऑफ प्लासी के बारे में एक स्टेटमेंट दिया। क्या स्टेटमेंट दिया? कितना सुंदर स्टेटमेंट है, और पूरी बैटल ऑफ प्लासी को स्टेटमेंट में समराइज करता है। ओके, देखिए क्या लिखा हुआ जेबी मलिसन ने। नेवर अ बैटल इन विच द कॉन्सिक्वेंसेस वाज सो फास्ट, इमीडिएट एंड परमानेंट। मतलब ऐसी इतिहास में कोई बैटल ही नहीं रही जो कुछ घंटों में जीत ली हो। ओके, दैट वाज सो फास्ट, ओके, दैट वाज सो इमीडिएट एंड परमानेंट, कि मतलब उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो परमानेंट कॉन्सिक्वेंसेस थे, बिल्कुल थोड़ी ही देर में जीत ली इमीडिएटली, और उसके जो रिजल्ट्स थे वो लॉन्ग लास्टिंग और परमानेंट रिजल्ट्स थे। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ अ कॉलोनियल हिस्टोरियन, मतलब यूरोपियन हिस्टोरियन से। अब उसी के साथ साथ एक इंडियन हिस्टोरियन के बारे में देखते हैं, के.एम. पनिकर। पता उन्होंने, ही इज अ फेमस हिस्टोरियन के.एम. पनिकर। उन्होंने इस बैटल के बारे में पता क्या कहा? उन्होंने कहा द बैटल वाज नथिंग बट द ट्रांजैक्शन वेयर द सिराज वाज सोल्ड टू द क्लाइव बाय द मनी लेंडर, बाय द ट्रेडर्स एंड द मर्चेंट ऑफ द बंगाल। यस माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए कुछ हिस्टोरियंस ने इस बैटल ऑफ प्लासी के बारे में पता क्या कहा? दिस वाज लेस ऑफ अ बैटल, मोर ऑफ अ बिट्रेयल, where Siraz, the Nawab of the Bengal, he was sold by the money lenders, by the traders, by the merchants, and the bankers of the Bengal to the Robert Clive, to the company. This was not a battle at all. So आज के सेशन में we will be looking into all these things, और एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम सारी चीजों को कवर करेंगे। बस आप शांति से बैठे रहिएगा, सुनिएगा, कुछ चीजें नोट डाउन नहीं करनी। आई विल प्रोवाइड दिस PDF इन द ऑन द टेलीग्राम चैनल, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। आई विल बी राइटिंग डाउन ऑल द थिंग्स। यहाँ पर मैं एनोटेशंस के साथ भी आपको पढ़ाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। जस्ट एक बार शांति से बैठिए, पूरे सेशन को आराम से देखिएगा। ट्रस्ट मी, आई प्रॉमिस, आई विल प्रोवाइड यू फैक्ट, सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, फैक्ट भी प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद उसका जो फाइनेस्ट एनालिसिस होना चाहिए ना जीएस पर्सपेक्टिव से, वो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। बस शांति से सेशन में बैठिएगा, देखिएगा। देखिए सबसे पहले ये बात करते थे, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज वो आई क्यों थी इंडिया में? यार कोई तो मूलभूत कारण रहा होगा ना। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज लुक एट दिस मैप ऑफ द वर्ल्ड। व्हाट दिस इज शोइंग? दीज आर द रूट्स विच द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी दे फॉलोड फ्रॉम द 1740 टू 1855। ये डेंसिटी शो कर रहा है उन रूट्स की जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी फॉलो कर रही थी। इसका मतलब उनका जो मैक्सिमम जो वो था, उन रूट्स की जो डेंसिटी आपको दिख रहा है कहां पर, वो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स की तरफ।
इसका मतलब आप देखिए, नॉर्थ अटलांटिक ओशन को क्रॉस करेंगे, साउथ अटलांटिक ओशन को क्रॉस करेंगे, केप ऑफ गुड को क्रॉस करके फिर ये सदर्न इंडियन ओशन में आएंगे, फिर उसके बाद अरेबियन सी और फिर उसके बाद इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ओके यार, इतनी दूर आ रहे हैं जिसमें आने में उस समय भी टाइम 3 से 4 महीने लग रहे थे। उस टाइम पे कोई ऐसी मैकेनिकल शिप तो थी नहीं जिसमें आईसी इंजन हो, जिसमें हम पेट्रोल डीजल का यूज करें और शिप आराम से चले और ये डिस्टेंस मात्र 3 से 4 हफ्ते में कवर हो जाए। ऐसा तो कुछ भी नहीं था उस टाइम, तो 4-5 6 महीने लगते थे, है ना। ओके, रिस्क भी बहुत ज्यादा था। तो इसका मतलब यह है कि दे आर रेडी टू टेक द रिस्क ओनली इफ, और देयर मस्ट हैव बीन सम प्रोमिनेंट रिवॉर्ड। भैया कोई ना कोई तो रिवॉर्ड रहा होगा और उस रिवॉर्ड की वैल्यू रिस्क से ज्यादा रही होगी। ओके, थी उसकी। एक्चुअली क्या था, ड्यूरिंग 1450s यहां पर एक देयर इज अ पॉइंट, और यहां पर है कॉन्स्टेंटिनोपल, एंड दिस सिटी ऑफ द कॉन्स्टेंटिनोपल, दिस वाज कैप्चर्ड बाय द टर्क्स, और द ओटोमन एम्पायर पे इसका वर्चस्व आ गया था। और जो लैंड रूट था ना, जहां से व्यापार करते थे, जहां से यूरोप इंडियन सब कॉन्टिनेंट से लैंड बाउंड्रीज से कनेक्ट था, लैंड रूट से कनेक्ट था। आपने एंशिएंट सिल्क रूट के बारे में पढ़ा होगा अपनी एंशिएंट हिस्ट्री में। तो वो जो रूट थी वो लैंड रूट थी। दिस लैंड रूट इट वाज ब्लॉक्ड बाय द ओटोमन एम्पायर और द टर्क्स, और उन्होंने ब्लॉक करने के बाद यहां पर जो टैरिफ थे, जो चार्जेस थे, वो बढ़ा दिए कि आपको एक कंट्री से दूसरी, फॉर एग्जांपल आज के दिन देखिए ना, आपको अगर इंडिया से यूरोप में जाना है तो यू विल गो वाया अरेबियन सी, यहां पर होते हुए आपको रेड सी में जाना पड़ेगा, रेड सी से होते हुए यहां पर आपको मेडिटेरेनियन सी में कनेक्ट करना पड़ेगा वाया दिस कैनाल, स्वेज कैनाल। और ये स्वेज कैनाल किसकी है? इजिप्ट की है। तो इजिप्ट भी उस पर चार्ज लेता है ना, मतलब आपको अगर वहां से क्रॉस करना है तो आपको इजिप्ट को चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि इजिप्ट देश की वो कैनाल है वो। ओके, बनाई फ्रांस ने और ब्रिटेन ने थी, उसके बाद इजिप्ट ने उसको नेशनलाइज कर दिया था। आज के दिन चार्जेस कौन लेता है? इजिप्ट। ओके, तो इसका मतलब आपको अगर एक चीज यूज कर रहे हैं किसी दूसरे देश की तो आपको चार्ज देने पड़ेंगे। ओके, तो ऐसा ही कुछ था कि आप इस लैंड रूट से जा रहे हैं और ये हमारी जमीन है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन दे इंक्रीज द टैक्स मैनी फोल्ड्स, और इतना बढ़ा दिया कि जो बेसिक जो सामग्री थी यूरोप में, जो यहां से वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट से लेकर के जाते थे, उसके प्राइस और दाम ही बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। उसके 10 फोल्ड, 20, 30, 50 इतने फोल्ड्स बढ़ गए थे। तो लाइफ दैट बिकेम वेरी डिफिकल्ट इन दिस पार्ट ऑफ द यूरोप। सो फिर उन्होंने अपना रास्ता ढूंढना स्टार्ट किया, द सी रूट टू द इंडिया, और धीरे धीरे अलग अलग एक्सप्लोरर को प्रमोट किया गया by the government of the by the royal government of these यूरोपियन कंट्री, जैसे फ्रांस हो गया, इटली हो गया, पोर्चुगल हो गया, इंग्लैंड हो गया, डच हो गया, डेनमार्क। इन सब की जो रॉयल गवर्नमेंट्स थी उन्होंने प्रमोट करना स्टार्ट किया कि आप जाइए, सी रूट को ढूंढिए। फिर इंडिया का रूट ढूंढा गया और वो इंडिया में आए। अब देखिए, नाउ वी विल मूव क्विकली टुवर्ड्स द ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी। बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनी आई, जैसे सबसे पहले पोर्चुगीज ट्रेडिंग कंपनी इंडिया में आई, फिर उसके बाद अदर ट्रेडिंग कंपनी, और ऐसे ही करते हुए इंग्लिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी भी आई। उन्होंने आने के बाद अपना जो सेटलमेंट है, सबसे पहले अपना सेटलमेंट मतलब वो इंडिया में आते थे और पोर्ट के जो लोकेशन थी उसी के पास अपनी जो लोकेशन है, बंदरगाह के लोकेशन के पास अपनी फैक्ट्री बनाते थे। फैक्ट्री नॉट इन द मॉडर्न सेंस, आज की तरह नहीं कि जैसे आज आपको फैक्ट्री दिखाई दे रही है कि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, एक्चुअली इट वाज अ गोडाउन। और ये जो गोडाउन था, इसमें क्या करते थे कि इंडिया के इंटीरियर से सामान लेकर के आते थे और यहाँ स्टोर करते थे, और स्टोर करने के बाद जैसी परिस्थितियां अनुकूल होती थी वॉयज के लिए, यात्रा के लिए, क्योंकि पहले विंड के रास्ते से जाना पड़ता था ना, मतलब जिस टाइम पर भी हवा आपके अनुकूल होगी, आपके डायरेक्शन के अनुकूल होगी, उसी डायरेक्शन में आपको अपनी शिप लेकर के जानी पड़ेगी, ताकि आपको चप्पू ना चलाना पड़े, वो हवा से ही वो शिप चलती रहे। अब देखिए, इसीलिए ये अपने गोडाउन्स बनाते थे यहाँ पर, और उन गोडाउन्स को बनाने के लिए परमिशंस लेते थे। तो सबसे पहले उन्होंने वेस्टर्न पार्ट में परमिशन ली। ओके, और वेस्टर्न पार्ट में परमिशन लेने के बाद, जैसे उन्होंने सूरत में 1612 में परमिशन ली, उसके बाद बॉम्बे में 1638 में अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की। तो वेस्टर्न पार्ट में उन्होंने परमिशन ली, उसको कभी बाद में देखेंगे। उसके बाद उन्होंने मद्रास में अपनी जो फैसिलिटी थी वो स्टैब्लिश की, और यहाँ की परमिशन ली लोकल रूलर्स और लोकल राजा से। ओके, उसके बाद दे मूव टुवर्ड्स द बंगाल पार्ट, और उन्होंने हुगली में अपनी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश की इन द ईयर 1651। इन द ईयर 1651। नाउ द क्वेश्चन इज,
नाउ द क्वेश्चन इज why they move towards the Bengal? There must have been some reason for this, है ना। इसका कारण था, इसका मूलभूत कारण था। वो क्या था? ये सारी कंपनियां आ क्यों रही थी? इनको व्यापार करना था, इनको पैसा कमाना था। ओके, सो बंगाल में कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी जो उनके व्यापार पॉइंट ऑफ व्यू से और उनके पैसा कमाने वाले पॉइंट ऑफ व्यू से सिग्निफिकेंट रही होगी। यस, बिल्कुल थी। फॉर एग्जाम्पल, ये द फर्टाइल सोइल ऑफ द बंगाल। उसी के साथ साथ यहां पर एक ट्रेड के लिए उनके ट्रेड के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज थी, दैट इज द बंगाल मुस्लिन। और ये एक इतना हल्का कॉटन का कपड़ा है जो कि फेमस रहा यूरोप में भी, और सदियों से, एंशिएंट टाइम से भी बंगाल का जो एरिया है, इस वाले मुस्लिन का जो व्यापार रहा है वो प्रोमिनेंट रहा है हमेशा के लिए। और इस वाले दौर में भी जो ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी थी वो बंगाल से व्यापार करती थी। और ये जो बंगाल का एरिया है, यहां पर कंपनी की नजर इसलिए गई क्योंकि जमीन फर्टाइल है। जमीन फर्टाइल है, आप देखिए यहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी भी ठीक है, जमीन भी फर्टाइल है, पॉपुलेशन डेंसिटी भी ठीक है। इसकी लोकेशन देखिए आप, इंडो गैंजेटिक प्लेन यहां पर है, वहां से कनेक्ट है। उसी के साथ साथ यहां पर द गोल्डन पार्ट, जो अदर ट्रेडिंग कंपनी थी उनके लिए ये गोल्डन पार्ट था। इंडो चाइना वाला पार्ट जहां पर लाओस, कंबोडिया और वियतनाम है, इससे भी कनेक्ट है यहां पर, इससे भी प्रोक्सिमिटी है। सो इसका मतलब ट्रेडिंग फैसिलिटी के लिए भी ये वाला एरिया इंपॉर्टेंट है। सो अगर कंपनी के पास ये वाला एरिया आ जाता है तो वो राजनीतिक और आर्थिक दोनों कारणों के लिए कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट था। दैट इज वाई कंपनी का फोकस यहां पर शिफ्ट हुआ 1650s के बाद। 1650s के बाद सो द कंपनी, यहां पर एक बार के लिए नोट डाउन कर लेते हैं, वाई? because of the trade purpose. Why the company moves in the Bengal? Because of the trade purpose. और ट्रेड में मुस्लिम ट्रेड। ओके, उसी के साथ साथ बंगाल में फर्टाइल लैंड। It was mainly the resources of the Bengal which attracted the East India Company towards the Bengal. The resources of the Bengal, the rich resources of the Bengal. In fact, historians तो ये भी बात करते हैं इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में बंगाल के रिसोर्सेज नहीं लगते तो शायद ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे इंडिया पर अपना कब्जा स्टैब्लिश कर ही नहीं पाती, अपना कब्जा बना ही नहीं पाती, अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड जो था, मतलब लोकल रूलर्स को कभी हरा ही नहीं पाती। आप देखिए ना, हिस्टोरियंस बोलते हैं इट वॉज द फाइनेंशियल स्टिक ऑफ द बंगाल विच द ईस्ट इंडिया कंपनी यूज्ड टू डिफीट अदर रूलर्स इन द साउथ इंडिया। दे डिफीटेड मद्रास, दे डिफीटेड निजाम ऑफ द हैदराबाद, दे डिफीटेड मराठा, एंड दे यूज द फाइनेंशियल स्टिक ऑफ द बंगाल फॉर दैट पर्पस। मतलब क्या है? और इनफैक्ट when the historians compare the strategy of the Robert Clive and the strategy of the and the strategy of the French East India Company, जो उनके जो प्रोमिनेंट जो लीडर थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, दैट वाज राइट एट द टिप ऑफ माय टंग, डुप्लेक्स, यस, जोसेफ डुप्लेक्स। जब आप इनकी स्ट्रेटजी को देखेंगे तो आप हिस्टोरियंस के जो व्यूज है, पता है क्या उनमें व्यूज? हिस्टोरियंस बोलते हैं कि द डुप्लेक्स वाज सर्चिंग द की ऑफ द इंडिया इन साउथ इंडिया, द की ऑफ द होल ऑफ द इंडिया, इंडिया की चाबी ढूंढ रहे थे वो कहां पर? साउथ इंडिया में। बट रॉबर्ट क्लाइव शॉट एंड फाउंड इन द बंगाल। उनको चाबी कहां मिली? बंगाल में मिली। और वो चाबी क्या थी? द रिच रिसोर्सेज ऑफ द बंगाल। और उसमें क्या था? द ट्रेड में मुस्लिम ट्रेड, और उसी के साथ साथ फर्टाइल सोइल। ओके, एंड दिस इज वन ऑफ द रिचेस्ट प्रोविंस उस टाइम पर, दिस इज वन ऑफ द रिचेस्ट प्रोविंस। बंगाल उस टाइम का सबसे रिचेस्ट प्रोविंस था। सो दिस इज द मेन पॉइंट। आगे चलते हैं कि बंगाल का फोकस यहां पर कैसे शिफ्ट हुआ, कंपनी का फोकस बंगाल पर कैसे शिफ्ट हुआ। नाउ अब देखते हैं कंपनी का जो डेवलपमेंट है 1651 में बंगाल में किस प्रकार से कैसे था, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। देखिए 1651 में कंपनी ने, जब भी कंपनी इंडिया में अपनी ट्रेडिंग पोस्ट या ट्रेड के लिए कोई भी पोस्ट या कोई फैक्ट्री अगर स्टैब्लिश करती थी, बनाती थी, तो उनसे सबसे पहले फरमान लेने पड़ते थे। फरमान मतलब परमिशन लेनी पड़ती थी। भैया आज के दिन अगर कोई कंपनी बाहर से आएगी और आज के दिन अगर उसको अपनी कंपनी यहाँ पर स्टैब्लिश करनी है, कंपनी बनानी है, व्यापार करना है, यहाँ फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश करनी है, कुछ भी करना है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर या फिर कैबिनेट कमेटी ऑन
जो कैबिनेट कमेटी है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी ना, मतलब सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी ना। तो उस टाइम पर भी ऐसा ही था, सरकार से परमिशन, सरकार उस टाइम कौन सी थी, मुगल एम्पायर, तो मुगल एम्पायर से परमिशन लेनी पड़ेगी, तो उनको हम फरमान्स बोलते थे। तो ये जो फरमान्स थे, ऐसे फरमान लेना पड़ता था उनको। तो उन्होंने 1651 में जो बंगाल है, जैसे मुगल एम्पायर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो यहाँ थी, मुगल एम्पायर यहाँ थे दिल्ली में, आगरा के जस्ट पास, और ये वाला जो दिल्ली और आगरा वाला रीजन था यहाँ थे। ये जो दूर दराज वाले एरिया थे, यहाँ पर मुगल्स के गवर्नर थे, मुगल्स के गवर्नर, ओके। और मुगल के गवर्नर उस टाइम थे शाह सुजा, और ये कौन थे, ये थे शाहजहां के पुत्र। शाह सुजा से उन्होंने फरमान लिया 1651 में अंग्रेजों ने, एंड दे आर द मास्टर ऑफ द डिप्लोमेसी, एंड आई मस्ट से, आज के सेशन में आपको बताऊंगा दैट दे आर द मास्टर ऑफ द डिप्लोमेसी माय डियर फ्रेंड्स। वो जानते थे कि 1651 में हो सकता है कि उनको शाह सुजा फरमान ना दे, बट उन्होंने दो पॉइंट ऑफ व्यू से शाह सुजा को वो किया, उनको मनाया दो पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे? सबसे पहले उन्होंने उसका आर्थिक जो एंगल था उसको दिखाया कि अगर हम ट्रेड करते हैं तो हम क्या करेंगे, बंगाल से सामान उठाएंगे, फॉर एग्जांपल ट्रेड पर्पस के लिए मुस्लिम ने उठाया यहां से, आपका जो कॉटन वाला जो क्लॉथ है जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा यूरोप में, हम उसको उठाएंगे, ओके। आपके यहां से शुगर केन लेंगे, ओके। आपके यहां से और भी जो मटेरियल है जो हमें लगेगा वो लेकर के जाएंगे और यूरोप में उसको बेचेंगे, हमें फायदा होगा, आपको टैक्स मिलेगा, जनता को पैसा मिलेगा, मतलब द गोल्ड्स एंड द सिल्वर वो आएगा वहां से यूरोप से और बंगाल में आएगा, आपको टैक्स मिलेगा, जनता को पैसा मिलेगा, फाइन, हमें व्यापार करने दीजिए ना, और हम आपके रहमो करम पे व्यापार करेंगे ना, माई बाप आपसे फरमान लेंगे। सो दैट वाज द फर्स्ट पर्सुएशन पॉइंट। फर्स्ट पर्सुएशन पॉइंट, बेटा किसी भी सरकार पे आज के दिन भी ना आप जाकर के इन दो पॉइंट्स को दिखाएंगे ना, 100% व्यापार के लिए मान जाएगी सरकार, 100%। इन दो पॉइंट्स को कि आपको टैक्स मिलेगा प्लस लोगों को फायदा मिलेगा, जॉब मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और उनको सोना चांदी भी मिलेगा, कोई नुकसान नहीं है, 100% मान जाएंगे ऐसे ही। लेकिन उसके साथ साथ उनका होमवर्क भी बहुत अच्छा था, उनका अंग्रेजों का होमवर्क भी बहुत अच्छा था। शाह सुजा की जो पुत्री थी उनको एक इशू था, उनको एक हेल्थ रिलेटेड कुछ इशू थे, तो ब्रिटिशर्स अपने साथ हमेशा रखते थे इस चीज को लेकर के कि अभी जो नवाब है या फिर कोई गवर्नर है या फिर मुगल एम्परर है उसको क्या इशू है, सबसे ज्यादा परेशान वाला पॉइंट उसका क्या है, पिन पॉइंट जो उसका जो पेन पॉइंट है वो क्या है, और उस पेन पॉइंट को सोल्व करते थे, और उसके बाद वो कोई ना कोई कंसेशन लेते थे, आर्थिक कंसेशन। तो शाह सुजा अपनी पुत्री से बड़ा प्रेम करते थे, और उनकी पुत्री को बीमारी थी, और उनकी पुत्री की बीमारी को डायग्नोज करने के बाद एक अंग्रेजी एक डॉक्टर थे, डॉक्टर बाउटन, उन डॉक्टर बाउटन ने शाह सुजा की पुत्री को ठीक कर दिया, और इस चीज को वो करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए शाह सुजा ने उनको फरमान दिया, और फरमान में क्या लिखा कि यू जस्ट पे 3000 रुपी इन अ ईयर एंड यू कैन डू ट्रेड इन द बंगाल, मात्र 3000 रुपए दीजिए और आप बंगाल में व्यापार कर सकते हैं। सो दैट वाज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फरमान, और आप अपनी फैक्ट्री खोलना चाहें खोल सकते हैं। दैट वाज द फर्स्ट फरमान इन 1651। यहां पर कंपनी का सबसे पहला फरमान था जो कि शाह सुजा ने दिया था, शाहजहां के पुत्र थे वो। अब देखिए नोट डाउन करते हैं थोड़ा सा, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। द ब्रिटिशर्स ओपन्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री, the British opened their first factory in the Hooghly. British opened their first factory in Hooghly, in the Hooghly region. और क्या था इसमें, when the Shah Shuja gave the फरमान, वो क्या था, you please give us 3000 rupees a year, 3000 rupees a year, and you can do trade in, trade rights, you can do trade rights in Bengal, in Bihar and उड़ीसा। ये सबसे पहला फरमान था दोस्तों, और ये क्यों था, डॉक्टर बाउटन की बदौलत, क्योंकि उन्होंने शाह सुजा की पुत्री को ठीक कर दिया था ना, डॉक्टर बाउटन की बदौलत। ये जो सबसे पहली जो सॉफ्ट पावर थी जो कंपनी ने शाह सुजा को शो की, इसी से इन्फ्लुएंस होकर के उन्होंने 3000 रुपए में
पर ईयर उनको अलाउड किया बंगाल में। और उसके साथ साथ राजनीति, उसके आर्थिक कारण तो होते ही हैं कि जो भी राजा और जो भी गवर्नर या जो भी स्टेट में जो प्रोमिनेंट लीडर है वो हमेशा ट्रेड एंड कॉमर्स के सपोर्ट में रहेगा, वो प्रमोट करेगा उसको। इफ इज अ विजनरी वो उसको प्रमोट जरूर करेगा क्योंकि उसमें सबका फायदा है, ठीक है, उसमें सबका फायदा है। सो दैट्स द फर्स्ट पॉइंट 1651। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर अगर आप लिखना चाहें डॉक्टर बाउटन एपिसोड, बाउटन एपिसोड यहां पर इफ यू वांट ऐड, चलिए मैं ऐड कर देता हूं डॉक्टर बाउटन एपिसोड। डॉक्टर बाउटन एपिसोड आपको याद आ जाएगा। ओके, नाउ अभी तक जो नवाब थे, अब नवाब तो अभी तक थे नहीं, पूरे इंडिया में सेंट्रल जो गवर्नमेंट के जो हेड थे वो थे मुगल एम्परर। ओके, और जो आपको स्टेट्स दिखाई दे रहे हैं जैसे बंगाल हो गया, बिहार, उड़ीसा, यहां पर उनके गवर्नर्स थे। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि पहले जो भी फरमान मिल रहे थे वो परमिशन ऑफ द मुगल एम्परर कहीं ना कहीं उनकी थी। ओके, तो अपोज करने का कोई मतलब ही नहीं है भाई, आराम से व्यापार करेंगे तो अपोज करने का मतलब ही नहीं है। ओके, तो दूसरे साइड में द डिक्लाइन ऑफ द नवाब अभी स्टार्ट हुआ ही नहीं है, तो अभी सबसे पहली परमिशन कंपनी को मिली है 1651 इन द बंगाल। नाउ अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। उनको जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट परमिशन मिली वो थी 1698 में, और वो दी थी अज़ीम उश शान, एंड ही गेव द जमींदारी, देखना ध्यान से सुनना, अंग्रेजों की पर्सनल सर्विस से खुश होकर के उन्होंने ही जस्ट गेव द जमींदारी ऑफ द 3 विलेज एंड द लेटर दीज 3 विलेजेस दे बिकम कलकत्ता। और इसी का फोर्टिफिकेशन उन्होंने स्टार्ट किया था, और इसी के फोर्टिफिकेशन का विवाद रहा था सिराजुद्दौला से, इसी का, और वो दिया था अजीम उस शान ने, ओविंग टू द पर्सनल सर्विसेज, ओविंग टू द पर्सनल सर्विसेज। और वो 3 विलेजेस कौन से थे जिनकी जमींदारी दी गई, जमींदारी दी गई 3 विलेजेस की जमींदारी। एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अंग्रेजों को पता चला the richness, the wealth of the Indian villages, they were dumbstruck। जब उन्होंने विलेज की वेल्थ देखी, when they observed the wealth of the Indian villages, the Calicut, the Sultanati और गोविंदपुरी, ये 3 गांव थे, and he gave the जमींदारी of 3 villages, he gave the जमींदारी of the 3 villages, gave जमींदारी of 3 villages, 3 विलेजेस। और ये विलेजेस बाद में जाकर के क्या बने, लेटर दे बिकेम कलकत्ता। और ये जो 3 विलेजेस थे ये कौन कौन से थे, कैलिकट, सुल्तानती और गोविंदपुरी, गोविंदपुरी। और ये देखिएगा दिस इज इंडिया, ये वेस्ट बंगाल है, यहां पर वेस्ट बंगाल में दिस इज द कोलकाता रीजन, दिस इज वेस्ट बंगाल। ओके, ये पूरे वेस्ट बंगाल का मैप में यहां पर कोलकाता है, और कोलकाता के जस्ट आसपास ये आपको 3 विलेज दिखाई दे रहे हैं, सुल्तानती, कैलिकाता और गोविंदपुरी, ये 3 विलेज थे। मतलब आज के दिन ये है कोलकाता ऑन द बैंक ऑफ द हुगली रिवर। ये कोलकाता का मैप है, 1690 का मैप है ये कोलकाता का। और जब उन्होंने इन 3 विलेजेस की जमींदारी मिली उनको, for the very first time they observed the wealth of the India, और उनको ये पता चला and observed specially the wealth of the Indian villages, the self-sufficient Indian villages, और उनको पता है यार यहां तो बहुत पैसा है। और रेवेन्यू कलेक्शन से इन 3 विलेजेस से उनको बड़ा फायदा हुआ, एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम they observed for the very first time they observed the wealth of Indian villages, they observed the wealth of the Indian villages। ओके, नाउ यहां तक अभी भी कोई इश्यू नहीं था, बिकॉज जो सेंटर में थे वो कौन थे, सेंटर में औरंगजेब थे। और एक बार उन्होंने कोशिश भी की थी अंग्रेजों ने, और अंग्रेजों को बहुत धोया, और अंग्रेजों ने बाद में माफ़ी मांगी और फिर वापस से उनको ट्रेड करने दिया। तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी, क्यों, क्योंकि सेंट्रल जो अथॉरिटी दैट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, सेंट्रलाइज्ड पॉलिटी थी, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था। उसी के साथ साथ जो आर्मी थी वो भी बहुत बड़ी थी ना, और आप इतनी बड़ी माइटी पावर से कैसे लड़ सकते हैं, और थे भी उस टाइम पे औरंगजेब। तो यहां तक कोई इशू नहीं था। अब देखिए आगे, नाउ
बट द इश्यू स्टार्टेड आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, क्योंकि 1707 के बाद जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, डेथ हुई, तो जितने भी जो स्टेट्स थे जिनको औरंगजेब कंट्रोल करते थे, अपने पूरा जो उनका एम्पायर था वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना स्टार्ट हो गया, और उसी के साथ बनने स्टार्ट हो गए ऑटोनोमस और सेमी ऑटोनोमस स्टेट, जो अपने आप को अलग और इंडिपेंडेंट रियासतें बोलने लगे। और उनके रियासतों के जो हेड थे, किसी ने अपने आप को नवाब कहा, किसी ने अपने आप को जो सुल्तान कहा, किसी ने अपने आप को जैसे निज़ाम कहा, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, तो अलग अलग सब के सब अलग अलग हो गए। और इसी दौर में बंगाल भी ऑटोनोमस स्टेट के रूप में एमर्ज हुआ। अब हम बात करते हैं 1717 की। 1717 में मुगल एम्परर थे फारूक शियार, और फारूक शियार ने भी अंग्रेजों का वही डिप्लोमेसी, और वो सबसे वीक जो लिंक थी, राजा का जो पेन पॉइंट था उस टाइम पे मुगल एम्परर का, या जिससे भी उनको परमिशन लेनी है, सबसे पहले उसको खुश करने के लिए सबसे पहले उस वीक पॉइंट को दूर करने की कोशिश करते थे। तो फारूक शियार का सबसे बड़ा वीक पॉइंट था कि उनको डिजीज थी एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं नो, इट वाज नॉट द एसटीडी, एक्चुअली ही वाज हैविंग पाइल्स। एंड अंग्रेजों का एक ग्रुप गया था, उसमें थे डॉक्टर फ्रैंकलिन, एंड ही ट्रीटेड, जो भी उनके डिजीज थी उनको ट्रीट किया गया, उनको ठीक किया गया। एंड आफ्टर दैट द फारूक शियार गेव दस्तक, प्लीज हैव अ लुक एट दिस वर्ड, दस्तक। फारूक शियार ने उनकी सर्विसेज से खुश होकर के उनको दस्तक दे दिया। भारत सरकार अपनी स्टैंप ड्यूटी ही किसी को दे दे, इसका मतलब यह है दस्तक। अगर आज के दिन आपको इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, या फिर आपको एक जगह से दूसरी जगह कोई सामान लेकर के जाना है, एक लिमिट से अगर वो ज़्यादा है, उसकी वैल्यू एक सीमा से ज़्यादा है, तो आपको गुड्स एंड सर्विसेज जो टैक्स पोर्टल है वहाँ से आपको रिसिप्ट कलेक्ट करनी पड़ेगी, और आप फिर ले जा सकते हैं उसको। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आप बताना पड़ेगा, वहाँ पर टैक्स भरना पड़ेगा, चाहे आप इंपोर्ट करें, चाहे एक्सपोर्ट करें, चाहे विद इन अ कंट्री रखें, मतलब गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, गवर्नमेंट की परमिशन, गवर्नमेंट को उसका टैक्स भरना पड़ेगा, तब आप ये काम कर सकते हैं, और गवर्नमेंट आपको ऑथराइज करेगी कि यू कैन डू दिस थिंग। फारूक शियार भाई साहब ने वो दस्तक ही दे दिया, वो परमिशन ही दे दी कि कोई बात नहीं, आप एक लमसम अमाउंट दीजिए और आप ये दस्तक रखिए, आपको जितना भी करना है, और आप इस पे मोहर लग जाएगी आप पे। और जब भी आप रास्ते से जाएंगे तो जो भी सरकारी जो आदमी है वो आपको, कोई भी सरकारी आदमी छेड़ेगा नहीं, आप आराम से निकल जाइएगा। अरे दोस्तों, जब आप उनके हाथ में आपने मोहर जो है वो रख दी कि आप अपने आप लगा सकते हैं, आप यू कैन यूज दिस दस्तक, अरे क्या पता वो क्या करे, इसका मिसयूज कर सकते हैं, किसी और के प्रोडक्ट पे भी यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट आपसे कितने रुपए ले रही है, 10 रुपए ले रही है, ओके हम 5 रुपए में आपको ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ये हमारे हाथ में दस्तक। और अब बीच में रास्ते में कोई रोक नहीं रहा, तो इससे नुकसान किसका हुआ? इससे नुकसान तो सरकार का हुआ ना, क्योंकि उसके टैक्स कलेक्शन में कमी आ रही है। ओके, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, बेटा जो ऑनेस्ट जो मर्चेंट है उनको कितना नुकसान हुआ? आई एम एन ऑनेस्ट मर्चेंट, और मैं सरकार को पैसा देना चाह रहा हूँ 10 रुपए, लेकिन जो ऑनेस्ट मर्चेंट नहीं है वो तो 5 रुपए में ही अपने सामान को लेकर के जा रहा है, तो उसका सामान तो सस्ता हो गया ना। जो खरीदार होंगे वो उसके सामान लेंगे ना, क्योंकि वो 5 रुपए की कटौती करके सामान बेचेगा। मेरे को तो ऑनेस्टी की सजा मिल गई। सो इस दस्तक से क्या हुआ? इस दस्तक से जो मोरल कोलैप्स था जो ट्रेडर में, वो भी हुआ, है ना। इट वाज अ मोरल सेटबैक फॉर द ऑनेस्ट ट्रेडर्स। उसके साथ साथ जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे उन्होंने प्राइवेट ट्रेड भी करना स्टार्ट कर दिया। अरे ये जो दस्तक है ये कंपनी को मिला है कि कंपनी जो अपना जो भी सामान है और जो जायज है उसके ऊपर मोहर लगा सकती है, और उसको रास्ते में कोई भी नहीं रोकेगा, क्योंकि ट्रेड आज के दिन क्या है, उस टाइम पर भी बेटा जो सबसे बड़ी जो बाधा है ह्यूमन एक्टिविटीज में, दैट इज टाइम एंड स्पेस। हमें टाइम को कम करना है, स्पेस को मतलब स्पेस को कंप्रेस करना है। और वो कैसे कर सकते हैं? जितनी जल्दी हमारी मोबिलिटी होगी, जितना जल्दी हम जाएंगे। भाई ऐसा क्यों हुआ आज के दिन? देखिए ना, गवर्नमेंट सेतु भारतम जो प्रोजेक्ट है वो क्यों लेकर के आई? आपको क्या लगता है कि हर जो क्या 10 मिनट हम 15 मिनट वेट नहीं कर सकते क्या? कि किसी भी रेलवे फाटक पे आप देखना वो फ्लाईओवर बन गए हैं मोस्ट ऑफ द पे, या फिर अंडरपास बन चुके हैं। क्यों? गवर्नमेंट क्यों लेके आई थी पहले सेतु भारतम? बेटा इसलिए लेके आई थी ताकि टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी बढ़े। जहां वो चाइना से हम कंपीट करने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्लाईओवर्स पे, अगर फ्लाईओवर के थ्रू अगर हमारी मूवमेंट इजी हो जाए, क्विक हो जाए, 15-20 मिनट बच जाए, तो सोचिए पूरे इंडिया में जितना भी सामान उसकी मोबिलिटी है उसमें कितना टाइम बचेगा। सो दिस इज द मेन रीजन। सो इसलिए उनको दस्तक प्रोवाइड किया गया था, लेकिन दे मिसयूज दिस दस्तक फॉर द पर्सनल सर्विसेज। जो कंपनी के ऑफिशियल थे उसी के साथ साथ दूसरे ट्रेडर्स को ऑथराइज किया गया, एंड दे मिसयूज दिस दस्तक। और ये कंपनी की ये जो काम किया था ना कंपनी ने, इससे
बंगाल के जो नवाब थे उनको नुकसान हुआ, उनको आर्थिक नुकसान हुआ, उनको आर्थिक नुकसान हुआ। अब हम चलते हैं आगे, यहां तक आपको चीजें क्लियर पता चल गई। अब हम वापस चलते हैं, आपको कंपनी की जो जर्नी थी वो तो पता चल गई, 1651 से 1698 और 1717 तक आ गए आप। ओके, अब हम चलते हैं यहां पर हमारे अपने लोगों पर अपना ध्यान देते हैं कि हमारे अपने लोगों से गलती कहां हुई। ठीक है, कंपनी आगे बढ़ रही थी, कंपनी पावरफुल हो रही थी, आर्थिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी कंपनी अपने आप को स्ट्रॉन्ग होल्ड पोजीशन पे लेकर के आ रही थी। आप लोग क्या कर रहे थे, हमारे लोग क्या कर रहे थे, तो इनको भी देखते हैं हमारे लोग क्या कर रहे थे। अब देखिए, आफ्टर द डेथ ऑफ द औरंगजेब की जैसे डेथ के जस्ट बाद ही 1707 जितने भी जो स्टेट्स थे और जितने भी जो प्रोविंसेस थे मुगल एम्पायर के अंडर, उन्होंने सबने अपनी आजादी डिक्लेयर कर दी थी। ओके, लेकिन आप सोचिए कि व्हाई द मुगल एम्पायर कोलैप्स्ड अल्टीमेटली जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ द औरंगजेब इन द 1707। कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे। यस, देयर वर रीजन एंड द रीजंस वर वेरी स्पेसिफिक। पता वो क्या रीजंस थे, सुनिए बेटा। सबसे पहला रीजन था कि मुगल एम्पायर में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था, उसमें पैसे की तंगी आ गई थी, और वो पैसे की तंगी औरंगजेब से पहले शाहजहां से भी पहले थोड़ा सा स्टार्ट होने लग गई थी। शाहजहां के टाइम वो थोड़ी और बढ़ी, औरंगजेब के टाइम वो और बढ़ गई, और औरंगजेब के टाइम एक और चीज ऐड हो गई कारण, दैट इज रिवोल्ट्स एंड द रिबिलियंस ओविंग टू द ऑर्थोडॉक्स पॉलिसी ऑफ द औरंगजेब। औरंगजेब ने उन्हीं के ही जो सहपाठी थे, जो सत्ता में और जो सत्ता को उसके साथ शेयर करते थे, उन्हीं के साथ ही उन्होंने लड़ाई कर ली। अब जो भी आपका मकान बना रहे हैं, जो भी पिलर्स हैं आपके मकान के, आप उन्हीं को सबको पकड़ के हिला देंगे तो कैसे, आपका तो घर गिर जाएगा ना। तो दो प्रॉब्लम्स थी, फाइनेंशियल क्राइसिस एंड द रिवोल्ट्स एंड द रिबिलियंस। मतलब सब तंग हो चुके थे उनसे। जितने भी उनके नोबल्स थे, जो बड़े बड़े नोबल्स थे, भले ही सेम रिलीजन के हों अलग हो, सब उससे तंग हो गए थे। भैया बंगाल तो सेम रिलीजन है ना, लेकिन फिर भी बंगाल के नवाब अलग हो गए। निजाम ऑफ हैदराबाद तो सेम रिलीजन है ना, वो भी अलग हो गए। क्यों, कोई तो कारण रहा होगा ना, क्योंकि सब तंग हो गए थे। तो पैसों की तंगी के कारण और रिवोल्ट्स एंड रिबिलियंस के कारण, उनकी नीतियों के कारण। ओके, आप सोचिए कि एक स्टेट है, एक देश है, मान लीजिए आज के दिन पाकिस्तान है, उसके पास पैसों की तंगी है, और इनफैक्ट इतनी पैसों की तंगी है कि गवर्नमेंट जो है उसको लोन चुकाने के लिए फर्दर लोन लेना पड़ रहा है। इट्स इन अ डिफॉल्ट कंडीशन। ठीक है, अब लेट अस सपोज कि पाकिस्तान 4 भाग में टूट गया, तो डोंट यू थिंक सो जो स्टेट्स बने क्या वो रातों रात अमीर हो जाएंगे क्या? क्या उनकी प्रॉब्लम सोल्व हो गई क्या? नहीं होगी बेटा। कैसे हो जाएगी प्रॉब्लम सोल्व? उनकी प्रॉब्लम सोल्व ही नहीं होगी। उनको अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको धीरे 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 ठीक करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, जस्ट आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द मुगल एम्पायर इन द 1707 जितने भी स्टेट्स बने थे उन सब में ये जो प्रॉब्लम है वो आई थी फाइनेंशियल क्राइसिस की। और इसी को डील करने के लिए मुर्शीद कुली खान और अली वर्दी खान ने कोशिश की। ये प्रोमिनेंट वो थे नवाब्स। मुर्शीद कुली खान ने 1717 में बंगाल को ऑटोनोमस स्टेट डिक्लेयर कर दिया कि मुगल एम्पायर से हमारा कोई लेना देना नहीं है और अब हमसे बिल्कुल आज़ाद है, और मैं नवाब की उपाधि ले रहा हूँ, और अब मैं बंगाल को ठीक और प्रोस्परस और बनाने की कोशिश करता हूँ। और उनका जो रूल था वो था 1717 से 1727। ओके, आप सोचिए मुर्शीद कुली खान के टाइम तक कंपनी बंगाल को टच नहीं कर पाई थी। ओके, अली वर्दी खान के टाइम भी कंपनी बंगाल को टच नहीं कर पाई थी, मतलब राजनीतिक सत्ता को हासिल नहीं कर पाई थी। कंपनी की मंशा थी, बिकॉज कंपनी वॉज एन एक्सपांशनिस्ट कंपनी। कंपनी का ध्यान किस पे था? साम्राज्यवाद पे, एक्सपांशनिज्म पे। और ये गलती बाद वाले कर गए, सिराजुद्दौला और जितने भी नवाब थे, ऑलमोस्ट वी कैन से ऑल द नवाब, वो कंपनी की असली मंशा समझ नहीं पाए। उन्होंने कंपनी को व्यापार करने दिया, लेकिन कंपनी की असली मंशा क्या थी? एक्सपांशनिस्ट नहीं थी, वो अपना साम्राज्य बनाना चाह रहे थे। सो ये जो इंपीरियलिस्टिक आउटलुक था कंपनी का, ये देख नहीं पाए जितने भी ये नवाब थे। यहां तक तो कंपनी का जो इंपीरियलिस्टिक आउटलुक है वो क्लियरली विजिबल हो चुका था। औरंगजेब के टाइम तो क्लियरली विजिबल था ही नहीं, लेकिन इस टाइम तक हो गया था कि ये सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये बात समझ गए हैं कि अगर आपको पैसे चाहिए, व्यापार करना है, तो आपको सत्ता पे कंट्रोल चाहिए ही चाहिए। इफ यू कंट्रोल द पॉलिटी इट मींस यू आर कंट्रोलिंग द इकोनॉमी। आज के दिन देखिए ना, आपको किसी बड़े ओहदे पे हैं, अरे आप IAS IPS की तैयारी कर रहे हैं ना,
तो कुछ ना कुछ एक बैक ऑफ द माइंड तो कहीं ना कहीं ये होगा ही कि आर्थिक लाभ भी मिलेगा। भले ही आप कुछ भी कहिए, लेकिन कुछ ना कुछ बैक ऑफ द माइंड, सत्ता, आर्थिक लाभ, ये तो है ही है, सब में होता है ये। तो इनको भी ये पॉइंट था, कंपनी को भी ये पता था कि जब तक ये नहीं जाएंगे, जब तक मुझे राजनीतिक सत्ता मिलेगी नहीं, जब तक मैं जो ट्रेड कर रहे हैं उसमें बस एक ट्रेडिंग एंटिटी बन के रह जाएंगे, यहां से सामान उठाएंगे और वहां पर ले जाएंगे, वहां से पैसे लेकर के यहां के लोगों को देंगे, यहां के लोग अमीर होंगे और हम जो है एक्सपोर्ट करेंगे चीजों का। और मेरे को अगर इस ट्रेड के फ्लो को कंट्रोल करना, इफ आई वांट टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द ट्रेड, तो मुझे यहां पर राजनीतिक सत्ता चाहिए। लेकिन मुर्शीद कुली खान और अली वर्दी खान इतने ताकतवर थे, उनके पास इतनी सेना थी, वो इतने समझदार थे कि कंपनी के एम्बिशंस को उन्होंने कंट्रोल में रखा, नियंत्रण में रखा। बट द पॉइंट इज दे न्यू द इंपीरियलिस्टिक आउटलुक ऑफ द कंपनी, पर फिर भी वो कंपनी का कुछ कर नहीं पाए। क्यों? फिर भी उन्होंने कंपनी को खदेड़ा नहीं, क्यों? इसका भी कोई ना कोई कारण रहा होगा। मुर्शीद कुली खान ने तो कहा द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज दे आर लाइक बीज, वो मक्खियां हैं सॉरी, वो मक्खियों की तरह हैं। फिर भी नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि वैसे ही ये फाइनेंशियल प्रेशर में है, दबाव में है, और अगर ट्रेड कम हो गया, लोगों के पास भी पैसे कम आएंगे और स्टेट की जो ट्रेजरी है उसके ऊपर भी प्रेशर आएगा, जो सरकारी खजाना है उसके ऊपर भी प्रेशर आएगा। सो आर्थिक जो कारण थे उसके चलते हुए मुर्शीद कुली खान और अली वर्दी खान ने कंपनियों को इतना ज्यादा कुछ कहा नहीं, लेकिन कंपनियों को, उनको पता था कि कंपनियां संकट क्रिएट करेंगी। सो आप देख रहे हैं द फाइनेंशियल क्राइसिस जो कि मुगल काल से चलता हुआ आ रहा था, यहां पर सबसे पहले इनको वो सोल्व करना चाहिए था। इन्होंने सोल्व करने की कोशिश भी की, बट अनफॉर्चुनेटली दे गो फॉर द ब्यूटी पार्लर रिफॉर्म्स। उस फाइनेंशियल कंडीशन को सोल्व करने के लिए दे जस्ट वेंट फॉर द ब्यूटी पार्लर रिफॉर्म्स ओनली। मतलब क्या था? ओके, लेट्स से सॉरी, आज के दिन पाकिस्तान की जो कंडीशन, आपको क्या लगता है वो उन्होंने कैसे सोल्व करने की कोशिश की कि सरकारी खजाने में पैसे आने चाहिए? ओके, सरकारी खजाने में पैसे लाने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने थोड़ा सा, जैसे उन्होंने प्राइजेस बढ़ा दिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जो प्राइजेस थे वो बढ़ा दिए। लोगों के पास कुछ समय पहले 30-30, 40-40 हजार रुपए का बिल आया। क्या ये चीज लंबे समय तक चल सकती है? क्या लंबे समय तक ये चीज चल ही नहीं सकती। आपके पास तो पैसा आ जाएगा, आप तो लोन के किस्त जो चुका देंगे, लेकिन अगली बार कहां से लाएंगे? जब तक आप ग्राउंड लेवल रिफॉर्म नहीं लेकर के आएंगे, एक बार में पैसा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो आप वही काम कर रहे हैं ना कि एक सोने की मुर्गी का पेट काट करके सारा सोना एक दिन में निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इज दिस अ रिफॉर्म? Is this a way to solve any problem, to solve any issue? और आप इतने ऊंचे ओहदे पर हैं? नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं है ये। सो इसीलिए इनके रिफॉर्म्स को बोलते हैं कि इन ऑर्डर टू सोल्व द फाइनेंशियल क्राइसिस प्रॉब्लम, दे जस्ट रिसोर्टेड देमसेल्फ टू द ब्यूटी पार्लर रिफॉर्म्स। हैड दे फोकस्ड ऑन द लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, अगर वो आर्थिक बदलाव लेकर के आते तो बच सकते थे, लेकिन आर्थिक बदलाव लेकर के आए ही नहीं। और कंपनी को भी पता चल गया, उनको कंपनी की मंशा कि एक्सपांशनिस्ट मंशा थोड़ी सी है, लेकिन फिर भी उस पर इतना ज्यादा फोकस और गौर किया ही नहीं, जैसे कि हमारे जो अदर जो रूलर्स थे, जो वेस्टर्न साइड में, जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया साइड में, जैसे कि चौहान हो गए, जिन्होंने गौरी को लाइटली ले लिया। पता था कि गौरी जो है वो इंडिया में आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनको लाइटली लिया, उनके थ्रेट को लाइटली लिया। ऐसे ही इन्होंने उनके एक्सपांशनिस्ट नीति को लाइटली लिया। ओके, नाउ उसके बाद सिराजुद्दौला 1756-57, ये यंग थे, 21 ईयर ऑफ द एज, इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था। उसके साथ साथ इनमें क्योंकि यंग ही थे ना, या आप बच्चे लगा सकते हो 20 साल 21 साल के, और वो भी नवाब बनने के लिए, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, इम्पेशेंट, फुल ऑफ एंगर। सो जैसे ही सिराजुद्दौला आए, उसके बाद से कंपनी को आभास होने लग गया कि नाउ जो भी विजडम थी वो जा चुकी है। अब सिराजुद्दौला ही इज वीक, ही इज इनएक्सपीरियंस, नो विजडम। नाउ इज द टाइम कि सिराजुद्दौला को आजमाया जाए, और अगर हमें कंपनी को कोई ना कोई राजनीतिक सत्ता मिल जाए, मतलब इसको हटा करके अगर हम किसी पिट्ठू को बैठा दें, तो फिर कंपनी की बात बन गई। तो फिर कंपनी ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इंडियन सबकॉन्टिनेंट में अपनी सत्ता बना ली कहीं एक जगह पर।
सो यहां से सिराजुद्दौला के टाइम से स्टार्ट हुआ। उसके बाद मीर जाफर बने, लेकिन मैंने उनको लिखा नहीं है यहां पर, मैं आपको समझाऊंगा। फिर मीर कासिम एक ठीक रूलर थे, लेकिन उन्होंने कोशिश की, लेकिन कंपनी ने ही उनको बनाया नवाब, और कंपनी से ही उन्होंने बगावत की। सो इट्स लाइक सद्दाम हुसैन, कंपनी से ही अमेरिका ने उनको बनाया, अमेरिका से ही उन्होंने बगावत की, तो कंपनी ने इन्होंने बनाया और कंपनी से ही इन्होंने बगावत की, लेकिन फिर बाद में कंपनी ने इनको कुचल दिया। और उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर हुआ, और बैटल ऑफ बक्सर में कंप्लीट जो थी नॉर्थ, जो इंडो गैंजेटिक प्लेन में जो भी पावर थी, नॉर्थ इंडिया में जो भी पावर थी, मुगल एम्परर, अवध और यहाँ पर जो बंगाल के जो नवाब थे, सबको हरा दिया एक साथ इकट्ठा करके बैटल ऑफ बक्सर में कंपनी ने। और कंपनी ने फिर उसके बाद वन साइडेड जो बंगाल है उसकी सत्ता अपने हाथ में ले ली। आई होप आपको ये जो सीक्वेंस है, ये क्रोनोलॉजी बिल्कुल समझ में आई होगी, क्रिस्टल क्लियर। मैंने लिखा इशू, अर्ली नवाब्स का इशू क्या था, फाइनेंशियल क्राइसिस। सो दे केम अप विद ब्यूटी पार्लर रिफॉर्म, लॉन्ग टर्म रिफॉर्म लेकर के नहीं आए। उसके साथ साथ उनको एक मनी जो मैनेजिंग लोकल जो लॉर्ड्स थे, जब भी ताकत जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कमजोर होती है, तो नीचे के जो लोकल लॉर्ड्स हैं वो अपने आप को लोकल राजा समझते हैं, वो बात नहीं सुनते, हफ्ता नहीं बेचते, टैक्स नहीं बेचते, तो उनको भी मैनेज करने की उनके सामने प्रॉब्लम थी। अब देखिए उसके बाद सिराजुद्दौला और मीर कासिम के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी डीलिंग विद द कंपनी। ये थे सिराजुद्दौला, मीर कासिम। अब हम आगे चलते हैं। आई होप आपको यहां तक की चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई होगी। और अब हम चलते हैं सिराजुद्दौला के दौर पर। सिराजुद्दौला के दौर पर चलते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए नाउ सिराजुद्दौला आ चुके हैं सत्ता में, कंपनी देख रही है कि सिराजुद्दौला आ चुके हैं, चलिए आजमाते हैं, नए हैं, यंग हैं, एक बार आजमा करके देखते हैं, आजमाइश देखते हैं, अगर जीत गए तो ठीक है, हार गए तो माफी मांग लेंगे, फिर से माफी मांग करके हाथ पैर जोड़ करके माई बाप करके और फिर से ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, चुपचाप अपने आप को ट्रेडिंग एंटिटी रखेंगे, बस व्यापार करेंगे कुछ टाइम तक, फिर कभी मौका मिलेगा, ट्राई एंड ट्राई अंटिल यू गेट सक्सेस। तो इस फिलोसफी पे वो चल रहे थे। सिराज को आजमाना था, तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने सिराज को थोड़ा सा इंस्टिगेट करना स्टार्ट किया। एक्चुअली सिराज जो थे उनके साथ साथ जो वो थे गद्दी के गद्दी के जो कॉम्पिटिटर थे वो भी थे, जैसे कि घसीटी बेगम और अलीवर्दी खान जो थे, उनके पुत्र थे घसीटी बेगम के जो पुत्र वो शौकत जंग। तो घसीटी बेगम और शौकत जंग सिराज के अगेंस्ट थे। ओके, कंपनी ने क्या किया कि उनको पनाह दी, उनको बुलाया, बोला क्या आपको नवाब बनना, बोले इस साइड आ जाइए आप। तो कंपनी ने उनको पनाह दी। आप जिसके घर में रह रहे हैं उसी के दुश्मनों को पनाह दे रहे हैं, और आप ये सोचेंगे कोई रिएक्शन भी नहीं होगा, डेफिनेटली होगा ना। उसी के साथ साथ कंपनी ने दूसरा काम क्या किया देखते हैं। पहले सुनिए फिर बात करते हैं। कंपनी ने सबसे पहले पॉइंट से इंस्टिगेट किया कि इनके जो कॉम्पिटिटर थे गद्दी के जो वही थे कॉम्पिटिटर, उन्हीं को पनाह दी कंपनी ने, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, कलकत्ता में जो फोर्ट था उसका फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा ना अपनी जो फैक्ट्री थी जो वहां पर वो फोर्ट बनाते थे उसका फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दिया। उस टाइम पे फोर्टिफिकेशन का मतलब है आपने अपने आप से फोर्टिफिकेशन किलाबंदी की, दैट यू आर अ माइटी पावर, यू आर अ सोवरेन पावर। आप सोचिए कि आज के दिन अगर कोई कंपनी, मान लीजिए दिल्ली में है कोई कंपनी, अहमदाबाद में है, सूरत में है, नासिक में है, बड़ौदा में है, कहीं भी है कोई कंपनी, लखनऊ में है, पटना में है, छत्तीसगढ़ में, रांची में है, कहीं भी है, और एक कंपनी ने अपने चारों तरफ एक मिलिट्री कैंटोनमेंट बना लिया, क्या गवर्नमेंट उसको कुछ नहीं बोलेगी क्या? दैट हु गिव यू द राइट? सो ऐसे उन्होंने ऐसा कुछ किया, दैट इज द फोर्टिफिकेशन। और जो फोर्टिफिकेशन उन्होंने कलकत्ता फोर्ट का किया, द फोर्ट विलियम्स का, उससे सिराज ने फिर दैट वाज द सेकंड पॉइंट। ओके, और जो तीसरा पॉइंट था, उन्होंने दस्तक का मिसयूज जो इतने टाइम से प्रॉब्लम चलती हुई आ रही थी उसको और इंटेंसिफाई कर दिया। भाई आप देखिए ना, वो सिराजुद्दौला का पेशेंस चेक कर रहे थे, और बस यहीं पे गलती होगी, सिराजुद्दौला ने अपना पेशेंस लूज किया और सबसे पहले अटैक किया फोर्ट विलियम पे। फोर्ट विलियम पे अटैक करने के बाद उन्होंने कंपनी को हरा दिया, और जो कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे उनको हरा दिया, और कुछ ऑफिशियल्स, उनको पता था भैया उनकी फोर्ट पे लोकेशन इसलिए भी थी ना कि जब भी उनको लगे कोई थ्रेट है, पहले तो वो राजनीतिक सत्ता गेन करने की कोशिश करेंगे, कोई भी थ्रेट उनको मिले अपनी जो शिप है उसमें बैठेंगे और समुद्र में चले जाएंगे। और हमारे जो मेडिवल टाइम के जितने भी जो एम्परर थे, जैसे मुगल एम्परर, उनकी समुद्र में इतनी ज़्यादा ताकत थी ही नहीं, पानी में, इनके पास तो बड़ी बड़ी शिप्स थी, समुद्र में वो आ नहीं सकते। तो उसमें से अंग्रेज समुद्र में बैठ करके और वहां पर चले गए। फुल्टा एक जगह है, वो यहाँ पर है, उड़ीसा के कोस्ट के आसपास है। देखिए, लेट मी शो यू।
यहां पर अपनी लोकेशन छोड़ करके वो यहां पर चले गए कहीं फुल्टा में। ये जो है यहां पर एक टापू है फुल्टा, और वहां पर वेट किया, और यहां पर जो कंपनी की जो रीएनफोर्समेंट थी उसको बुलाया, एंड अंडर द कमांड ऑफ द रॉबर्ट क्लाइव, ईस्ट इंडिया कंपनी में मात्र एक क्लर्क थे, अच्छा परफॉर्म किया यहां पर। जो कर्नाटिक वॉर चल रहा था, द कर्नाटिक वॉर, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, सेकंड कर्नाटिक वॉर, जिसमें इनकी साउथ इंडिया में फ्रांस के साथ स्ट्रगल थी, इसके बारे में भी कभी डिस्कस करेंगे बाद में, तो उसमें अच्छा परफॉर्म किया, तो उनको एलिवेट किया गया, प्रमोट किया गया। क्लाइव एक क्लर्क थे, क्लर्क से प्रमोट करके, क्योंकि उन्होंने जो सेकंड कर्नाटिक वॉर था उसमें फ्रांस को अच्छा खासा रेजिस्टेंस दिया, और उनको जो पहले फर्स्ट में जहां उनकी अपर हैंड था, सेकंड में भी स्टार्टिंग में अपर हैंड था, उसको भी निगेट कर दिया उन्होंने विद द सीज ऑफ द आर्कोट। तो उनके कमांड में यहां पर एक रीएनफोर्समेंट भेजी गई, और फुल्टा में जितने भी थे उनको बचाया गया, और बचाने के बाद यहां पर कुछ रॉबर्ट क्लाइव, यहां पर जो नवाब थे उन्होंने, नवाब सिराज ने, जब उन्होंने फोर्ट विलियम को कैप्चर किया, और जो अंग्रेजी सिपाही थे वो सारे के सारे अपनी शिप्स में बैठ करके फुल्टा में चले गए, तो उन्होंने, नवाब ने कुछ को कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया, कुछ तकरीबन 150 के अराउंड थे, 143 या 147 के अराउंड, या 150 के अराउंड समथिंग कुछ ऐसे थे। तो इतिहासकार ये बोलते हैं, कुछ इतिहासकार मानते हैं, स्पेशली द कॉलोनियल हिस्टोरियन, इंडियन हिस्टोरियन तो मानते ही नहीं है इस बात को, बोलते दैट वाज अ कॉन्स्पिरेसी, बताएंगे अभी। तो कुछ लगभग इसी के अराउंड थे, उनको पकड़ करके एक 15x18 के कमरे में बंद कर दिया, और जो कॉलोनियल हिस्टोरियन, उनका ये मानना है उसमें से 123 लोग सफोकेशन से मर गए। सिराज ने ये किया, ओके। उसके बाद क्लाइव ने यहां पर फुल्टा में रहते हुए उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की, और क्लाइव ने उसके बाद सिराज ने एक गलती की कि फोर्ट विलियम की जो चार्ज है वो ट्रेटर और जो कॉन्स्पिरेटर थे और जो सिविलियन ऑफिसर थे उनके हाथ में छोड़ करके वो वापस चले गए अपनी कैपिटल में वापस चले गए। मतलब अंग्रेजों का एक गढ़ है जहां से अंग्रेज सारी गतिविधियां करेंगे, उसका कमांड उन्होंने एक सिविलियन ऑफिसर को दे करके चले गए, और जो कि सिविलियन ऑफिसर उस टाइम पर बड़े देवर हाईली करप्ट। अगर वो मिलिट्री ऑफिसर के कमांड में उसको दे करके जाते या सौंप करके जाते तो हो सकता है कि रॉबर्ट क्लाइव उसको दोबारा, फोर्ट विलियम्स को दोबारा वो हासिल नहीं कर पाते। लेकिन यहां पर फुल्टा में बैठ के रॉबर्ट क्लाइव ने कॉन्स्पिरेसी की, कॉन्स्पिरेसी देखा कि ठीक है, किसको दिया, सिविलियन ऑफिसर, ओके। सिविलियन ऑफिसर को पहले उन्होंने ब्राइब किया, उनको पैसे दिया, और पैसे देने के बाद उसकी फोर्ट विलियम की कमांड ली, और जब उन्होंने फोर्ट विलियम की कमांड जब उन्होंने ली, तब उन्होंने एक चीज देखी, दैट द कोर्ट ऑफ द सिराज इट इज फुल ऑफ द कॉन्स्पिरेटर्स। हमें लड़ने की आवश्यकता नहीं है डायरेक्ट, जहां पर इतने सारे कॉन्स्पिरेटर्स हो, इतने सारे गद्दार हो, तो लड़ाइयां बैटल से नहीं, उससे पहले जो खुफिया जो एजेंसी हैं, जो जासूस हैं, उनके थ्रू जीती जाती है, ताकि आप पहले कॉन्स्पिरेटर्स को ढूंढें, कॉन्स्पिरेटर्स को अपने साइड लेकर के आए, सारी इंफॉर्मेशन हो, उसकी अवेलेबिलिटी हो, उसके हिसाब से आप अपनी प्लानिंग करें, उस सारी चीजों को जीत लें। उसके बाद नवाब सिराजुद्दौला ने फिर से कोशिश करी, लेकिन कंपनी ने अपना जो फोर्ट विलियम पे स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो बना करके रखा। फिर एक ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन हुआ, और उसके बाद यहां पर जो ये फोर्ट विलियम है उसकी कमांड ईस्ट इंडिया कंपनी और रॉबर्ट क्लाइव के पास ही रही। और उसके बाद फिर फर्दर ईस्ट इंडिया कंपनी स्पेशली रॉबर्ट क्लाइव और सिराज, उनके बीच में फाइनल टसल हुई, फाइनल स्ट्रगल हुई, दैट इज द बैटल ऑफ द प्लासी। और उस बैटल ऑफ प्लासी के आउटकम ये हुआ कि सिराज हार गए। क्यों? क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने सारी चीज पहले ही डिसाइड कर ली थी। रॉबर्ट क्लाइव ने जैसी ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन किया, ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन करने के बाद जो भी उनको एक्स्ट्रा कुछ टाइम मिला, उस एक्स्ट्रा टाइम में रॉबर्ट क्लाइव मेड श्योर कि जितने भी गद्दार है, मानिकचंद, जगत सेठ और जो बंगाल के बड़े बड़े सेठ थे, बैंकर्स, जो कि जिन्होंने कंपनी को भी पैसे उधार दिए, तो रॉबर्ट क्लाइव ने उन्हीं से पैसा उठाया, और सिराज के कोर्ट में जितने भी गद्दार थे उन्हीं सबको पैसा दिया, और उन्हीं सबको पैसा देने के बाद उनको अपने साइड में किया, जैसे मीर जाफर हो गए, मानिकचंद, मीर मदान, तो ये जितने भी कॉन्स्पिरेटर्स थे इन सबको पैसा दिया, अपने साइड में किया। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में आर्मी बताई थी 62-63 हज़ार की आर्मी का जो कमांडर थे वो मीर जाफर थे, उसमें 50,000 से ज़्यादा की सेना तो मीर जाफर के पास ही थी। अब सोचिए, क्या ये 62,000 वर्सेस 3,000 था, या फिर आप 62,000 में से नियरली 50,000 से ज़्यादा उसको एक्सक्लूड कीजिए, उसको निकालिए, और उसके बाद फिर आपको पता चलेगा कि कितनों से असली लड़ाई हुई थी। इसीलिए हिस्टोरियंस ने कहा दिस वाज नथिंग बट
दिस वॉज अ बिट्रेयल, दिस वॉज लेस ऑफ अ बैटल, दिस वॉज मोर ऑफ अ बिट्रेयल। आई होप आपको ये पूरा सीक्वेंस समझ में आया होगा, और उसके बारे में फिर हम एंड में इसकी मिलिट्री सिग्निफिकेंस भी देखेंगे, इसकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, इन सब चीज़ों के बारे में भी चीज़ें नोट डाउन करेंगे। नाउ अब चलिए, जो भी हमने अभी तक जो पढ़ा, जो देखा, उसको अपन क्या करते हैं, अपन नोट डाउन कर लेते हैं। एंड नाउ वी आर हैविंग द डायरेक्ट टसल बिटवीन द सिराज एंड द कंपनी। अब हम इसकी सीक्वेंस को देख लेते हैं, एक बार यहां पर चलते हैं। देखिए भाई, जस्ट अ मिनट, द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट। अप्रैल 1756 में सिराज बिकेम द नवाब एंड ही वॉज द सन ऑफ द सिस्टर ऑफ द अली वर्दी खान। और ओपोनेंट, गद्दी के जो दूसरे वारिस थे, वो कौन थे? घसीटी बेगम के पुत्र शौकत जंग, और एंड ही वाज द सन ऑफ द अली वर्दी खान। ही वाज अपोज्ड, द सिराजुद्दौला वाज अपोज्ड बाय घसीटी बेगम एंड द शौकत जंग। ओके, नाउ टेकिंग द एडवांटेज ऑफ द वीकनेस और टेकिंग द एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन, द कंपनी डिसाइडेड व्हाट? The company decided to support the opposition. The company decided to support the opposition. Now taking the weakness, now taking the weakness, now taking the weakness, now taking the weakness, taking the advantage of the weakness, sorry, taking the advantage of the weakness, taking the advantage of weakness, company decided, taking the advantage of the weakness of Siraj, company supported the opposition, company supported the opposition. Company supported the opposition and that was the first trigger point. सिराज को लगा यार अभी अभी अपन नवाब बने और ये कंपनी की इतनी औकात बाहरी ट्रेडर्स की, कि जो नवाब है उसी के जो अपोजिशन है उन्हीं को ही इन्होंने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट। कंपनी को तो इंस्टिगेट करना था ना, कंपनी को तो उनकी स्ट्रेंथ चेक करनी थी, लेकिन सिराजुद्दौला ने जब उनकी लिमिट से क्रॉस हो गए तो बाद में सिराजुद्दौला ने उन पर कंपनी पे अटैक कर दिया। जीत भी गए, लेकिन वही अनुभवहीनता, इनएक्सपीरियंस, हेस्टीनेस, इम्पेशंस, है ना, ये सब थी सिराजुद्दौला की वीकनेसेस। तो टेकिंग द एडवांटेज ऑफ द वीकनेस ऑफ द सिराज, कंपनी सपोर्टेड द ऑपोजिशन, ये था कंपनी का पहला स्टेप, और इसको आप लिखिएगा फर्स्ट स्टेप। द सेकेंड स्टेप इज, कंपनी ने दस्तक के मिसयूज को भी बढ़ा दिया। कंपनी इंक्रीज द मिसयूज ऑफ द दस्तक। सिराजुद्दौला ने कहा कि रोकिए इसको, कंपनी ने कहा नो, भूल जाइए इसको। द इंक्रीज्ड मिसयूज ऑफ दस्तक, द इंक्रीज द मिसयूज ऑफ दस्तक। ओके, उसी के साथ साथ उन्होंने कलकत्ता फोर्ट का फोर्टिफिकेशन करना स्टार्ट कर दिया। कलकत्ता का फोर्टिफिकेशन करना स्टार्ट कर दिया भाई। दे स्टार्टेड द फोर्टिफिकेशन ऑफ द कलकत्ता। That was the second point. And the third is the fortification of the Calcutta. Started the fortification of Calcutta. Started the fortification of Calcutta. Fortification of Calcutta. और इन तीनों चीजों से परेशान होने के बाद नवाब ने अटैक कर दिया। द नवाब अटैक्ड सिराजुद्दौला ने डेफिनेट वो उनसे पूछा कि इसका जवाब दीजिए, आप इनका मिसयूज रोकिए, फोर्टिफिकेशन को हटाइए और मेरे को डेफिनेट जवाब दीजिए, और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। एंड आफ्टर दैट in June 1756, Siraj attacked the company. Siraj attacked
attacked company. He just seized Fort William. He just seized Fort William. Fort William को सीज कर लिया गया. He just seized the Fort William. और उसके बाद एक हुआ ब्लैक होल इंसिडेंस. That was the famous black hole incidents. इसको तो उस कैपिटल लेटर में लिखना है. ब्लैक होल इन सी, ब्लैक होल इंसिडेंट्स के 15x18 के कमरे में इतने ज्यादा लोगों को रखा इसने. बोला ये तो क्रूर है. कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं दिस वाज नथिंग बट ये एक सिराजुद्दौला को लोगों की नजरों में उनकी मोरल जो सपोर्ट है उसको हटाने के लिए लोगों की नजरों में उनको गिराना था. भैया आप देखिए ना, पहले किसी से लड़ाई करेंगे तो विभीषण ढूंढना पड़ेगा ना आपको. आप अगर जितने ज्यादा कॉन्स्पिरेटर रहेंगे लोगों की मोरल सपोर्ट उसके साथ कम रहेगी. आप जब भी देखते हैं वॉर में, युद्ध में, आप देखिए कोई भी युद्ध उठा करके इस बात का बड़ा महत्व रहता है कि सबसे पहले तीर किसने चलाया, सबसे पहले गोली किसने चलाई. क्यों? क्योंकि उस वार और उस लड़ाई की सारी जिम्मेदारी और दारोमदार उसी पे ही आता है. और अब दूसरे जिन्होंने पहले गोली या फिर तीर नहीं चलाई है, अब वो मोरली उनके ऊपर ये ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपने फिर क्यों लड़ाई की, आपने इतने लोगों का खून क्यों बहाया, आपने इतने लोगों को कत्ल क्यों किया. अब तो ये जंग उनके लिए जायज हो गई ना. सो दिस पॉइंट वाज, कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं कि ये ब्लैक होल इंसिडेंस यही पॉइंट था, क्योंकि अदर जो हिस्टोरियंस है और उस टाइम के अदर जो राइटिंग्स हैं उसमें ये ब्लैक होल इंसिडेंस नहीं मिला. सो दिस मस्ट हैव बीन द माइंड ऑफ द रॉबर्ट क्लाइव कि इनकी जो मोरल सपोर्ट है पहले उसको भी हटाते हैं. गद्दार तो है ही, लोगों के अंदर, लोगों जो बंगाल की जो लोकल पॉपुलेशन है उनकी सपोर्ट भी हटाते हैं सिराजुद्दौला से. और इसका बड़ा इंपैक्ट रहा कि ये तो जानवर है सिराजुद्दौला. देखिए 15x18 के उसमें 150 लोगों को रख दिया, 120 जिसमें बच्चे भी थे, औरतें भी थी. सो दिस वाज द ब्लैक होल इंसिडेंस और इसका इतिहास में अपना ही एक महत्व था. ठीक है. और इसके बाद द इंग्लिश फ्लीड टू द फुल्टा. इंग्लिश फ्लीड टू फुल्टा. इंग्लिश फ्लीड जितने भी थे, द इंग्लिश फ्लीड टू फुल्टा. द इंग्लिश फ्लीड टू द फुल्टा. और वहां से रीएनफोर्समेंट मंगाया गया और रीएनफोर्समेंट आया रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, कर्नल वॉटसन और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में. अब हम नेक्स्ट उस पे चलते हैं. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, अब देखिए, नाउ जो रीएनफोर्समेंट दे डिमांडेड फॉर द रीएनफोर्समेंट फ्रॉम द साउथ इंडिया, दे डिमांडेड रीएनफोर्समेंट, दे डिमांडेड रीएनफोर्समेंट. और रीएनफोर्समेंट कहां से आई? साउथ इंडिया से. और किसके नेतृत्व में? वो थी कर्नल वॉटसन एंड द रॉबर्ट क्लाइव. एडमिरल वॉटसन एंड कर्नल रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि कर्नल बन चुके थे ना, क्लर्क से वो डायरेक्ट कर्नल, एडमिरल. और कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव में जो मिलिट्री जो कैपेबिलिटी थी वो नेचुरल मिलिट्री कैपेबिलिटी थी, वो नेचुरल डिप्लोमेट थे, वो नेचुरल स्ट्रेटेजिस्ट थे, स्पेशली मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट. किसके बारे में बोलते हैं? रॉबर्ट क्लाइव के बारे में. यहां पर थे रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव. कर्नल रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में रीएनफोर्समेंट भेजा गया. ओके. और उन्होंने दे अटैक्ड कलकत्ता, कलकत्ता वाज रिट्रीटेड. उसके लिए ब्राइब भी दिया गया. ठीक है, मानिक चंद को ब्राइब दिया गया. दे रीगेन्ड द कलकत्ता, कलकत्ता वाज, क्लाइव के आने के बाद कलकत्ता को सबसे पहले किया गया. अगर ये गलती नहीं करते सिराजुद्दौला, अगर उसको उसके जो मिलिट्री जो घेराबंदी है उस फोर्ट विलियम की, अगर वो बढ़ा देते और उसको डायरेक्ट अपने कंट्रोल में रखते तो कंडीशन कुछ अलग होती, क्योंकि उनके हाथ में उनकी जो स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है फोर्ट विलियम वो नहीं आती ना, और वो समुद्र में ही रहते. अब देखिए, दो कलकत्ता वाज रिट्रीव्ड, कलकत्ता वाज रिट्रीव्ड थ्रू ब्राइब, कलकत्ता वाज रिट्रीव्ड थ्रू ब्राइब बाय द क्लाइव.
ब्राइब, और ब्राइब किसको दी गई, इस नाम को भी ध्यान से सुनिए भाई, मानिक चंद को दी गई ब्राइब। सिविलियन ऑफिसर थे मानिक चंद, और यहां पर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम रॉबर्ट क्लाइव को पता चला कि सिराज के तो घर में ही गद्दार बैठे हुए हैं। इनके जो ऑफिशियल्स हैं, इनके जो मिलिट्री कमांडर्स हैं, उनके लिए एक मूल सूत्र है, बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और इनको तो जिस भी टाइम पैसों फेंकोगे आप, ये तो उसी की तरफ अपनी इनकी लॉयल्टी है, तुरंत लॉयल्टी शिफ्ट कर लेंगे, सत्ता के लिए, पैसे के लिए तुरंत लॉयल्टी शिफ्ट कर लेंगे। तो क्लाइव को सबसे पहले यहां पर पता चला मानिक चंद, और उसके बाद उन्होंने कॉन्स्पिरेसी करना स्टार्ट कर दिया कि सबसे पहले एक काम करते हैं कि उन्हीं के ही कोर्ट में, उन्हीं के ही दरबार में गद्दार ढूंढते हैं। फिर उसके बाद उनको दुनिया भर के गद्दार मिले, उनको मीर जाफर, अमी चंद, ये मानिक चंद तो थे ही, उसके बाद राय दुर्लभ, जगत सेठ, द बैंकर ऑफ द बंगाल, दुनिया भर के उनको वो मिलेंगे, विभीषण और वो गद्दार मिले उनको। और फिर उन सबकी सपोर्ट और उनकी सबकी सहायता से, और जगत सेठ से उन्होंने पैसे लिए, द बैंकर ऑफ द, ये बड़े बड़े साहूकार थे बंगाल के, मैंने बताया ना आपको, कंपनी को भी वो पैसे देते थे, कंपनी के ऑफिशियल्स को भी, उधार जिसको भी चाहिए, उनसे पैसे लिए, सबको ब्राइब दिया, उनको सबको पैसे दिए। सिराजुद्दौला को हराया, उनको मारा गया बैटल ऑफ प्लासी में। मारने के बाद उन्होंने जो कॉन्स्पिरेटर उसके साथ थे सिराज के साथ, उन्हीं को ही नवाब बनाया, मीर जाफर को, और फिर मीर जाफर को भी परेशान किया और गद्दी से हटाया। बोला हमारे नहीं, आप जब अपनों के ही नहीं हो सकते तो हमारे क्या हो गए। गद्दी पे बैठाने के जस्ट बाद ही मीर जाफर ने कंपनी को पैसे दिए, लगभग 1 करोड़ 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में। पर्सनल रॉबर्ट क्लाइव को 2.5-3 लाख रुपए दिए। 24 परगना की जमींदारी दी, रखिए, जमींदारी भी रखिए। रॉबर्ट क्लाइव ने देखा यार पहले बार बड़ा पैसा मिल रहा है, कंपनी के ऑफिशियल बड़ा पैसा मिल रहा है, बोले ये चीज तो बिल्कुल सही है। और ऊपर से गद्दी पे बैठाया किसने, कंपनी ने। मतलब कंपनी की ताकत से आप गद्दी पे बैठ रहे हो। मीर जाफर ने सोचा कि कंपनी जो है, कंपनी व्यापार करेगी, थोड़ा पैसा लेगी और चली जाएगी, उसके बाद नवाब तो मैं रहूंगा। लेकिन मीर जाफर ये भूल गया था, कंपनी की मेन जो नीति है वो क्या है, साम्राज्यवाद, एक्सपांशनिस्ट नीति है। जो गलती चौहान ने की गौरी को लेकर के, वही गलती आप कर रहे हो। बाबर को जिसने बुलाया, जो गलती उसने की, राणा सांगा ने, वही गलती आप कर रहे हो। आप भूल गए हो कि देवर एक्सपांशनिस्ट। उनकी नीतियां क्या, उनकी नीतियां ये नहीं है कि वो इंडिया में आएंगे, लूट खसूट करके चले जाएंगे, केवल गजनबी की तरह आएंगे, लूट करके चले जाएंगे, तैमूर लंग की तरह आएंगे और लूट करके लेकर के चले जाएंगे। नहीं, कंपनी का मतलब है कि यहां पर राजनीतिक सत्ता भी स्टेब्लिश करनी है, ताकि लूट जो है वो उनके लिए अनंत काल चलती रहे। उनकी सत्ता ये है, उनका जो गेम प्लान है वो ये है। अब जब मीर जाफर जब बने, उसके बाद आपको क्या लगता है कंपनी उनको जीने देगी? नहीं, कंपनी हर रोज पहुंच जा रही है, हर हफ्ते 10 दिन में, कि आज तो खैनी के लिए हमें पैसे चाहिए, यू प्लीज प्रोवाइड अस द मनी। एक दिन दिया, 2 दिन, अब कब तक देंगे आप उनको मनी? देयर डिमांड्स वर एंडलेस। आप एक दिन खुद ही परेशान हो गए, प्लस कुछ करने नहीं दे रहे इंडिपेंडेंटली। और जब मैंने बगावत की तो फिर मुझे हटा करके मीर कासिम को लेकर के आ गए। चलिए हटिए, मीर कासिम आ गए फिर उसके बाद। सो दिस वाज द, ये सब किसका दिमाग था? ये सब था रॉबर्ट क्लाइव का दिमाग। मानिक चंद के बाद क्लाइव रियलाइज्ड दैट द कोर्ट ऑफ द, क्लाइव रियलाइज्ड thereafter Clive realized that the court of Nawab was full of conspirators. Clive realized that the court of Nawab was full of conspirators. और कॉन्स्पिरेटर्स, भर भर के कॉन्स्पिरेटर्स था। ही जॉइंड द हैंड विद द कॉन्स्पिरेटर्स। ठीक है, ही जॉइंड द हैंड विद द कॉन्स्पिरेटर्स। और उसमें कॉन्स्पिरेटर्स में कौन कौन से थे, ध्यान से देखिए भाई। मीर जाफर द कमांडर इन चीफ ऑफ सिराज, आर्मी के कमांडर इन चीफ। बताइए, कमांडर इन चीफ, क्या बेचारे जीत सकते थे क्या बैटल ऑफ प्लासी? नहीं, किसी भी हालत में, नॉट पॉसिबल, जीत ही नहीं सकते थे। उसके साथ साथ अमी चंद, एक और गद्दार, उसके साथ साथ मानिक चंद तो थे ही,
राय दुर्लभ, राय दुर्लभ, उसी के साथ साथ जगत सेठ, द बैंकर ऑफ द बंगाल, जगत सेठ, जगत सेठ, जगत सेठ, द बैंकर ऑफ द बंगाल। और इन सभी ने मिलकर कॉन्स्पिरेसी की, सभी ने मिलकर के कॉन्स्पिरेसी की, ठीक है। और जब बैटल ऑफ प्लासी की पृष्ठभूमि पूरी सेट हो गई तो रॉबर्ट क्लाइव ने किसी से नहीं पूछी, उनसे अपने सीनियर से परमिशन लेनी थी, वॉटसन से। वॉटसन वाज स्लीपिंग, और उन्होंने नकली साइन किए और आर्मी को जाकर के दिखाया कि वी हैव बीन गिवन द परमिशन, और हमें उसके लिए जाना है लड़ाई के लिए। और जून 1757, 23 जून 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ। और उस बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ आप सोच सकते हैं, कुछ भी नहीं हुआ उस बैटल ऑफ प्लासी में। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फोर्ट जून 1757, इट वॉज फोर्ट। और उसमें क्या, नियरली 50,000 जो मीर जाफर की कमांड में थे वो तो आए ही नहीं लड़ाई करने के लिए, वो पीछे ही रहे। हाँ, कुछ बेचारे जो लड़ाई कर रहे थे, कुछ जो फोर्स थी जैसे 5 से 6 हज़ार थी, वो फोर्स किसी के आई थिंक मोहन लाल के कमांड में थी। तो मोहन लाल की कमांड में उन्होंने लड़ाई भी की ठीक से। और मोहन लाल और मीर मदन, आई थिंक मैंने मीर मदन को कॉन्स्पिरेटर बोला था, शायद मीर मदन नहीं थे, यस अमीचंद नहीं, मीर मदन नहीं थे। मीर मदन एक लोयल उनके वो थे, मिलिट्री वो थे लीडर उन्होंने। और दूसरा जो मैंने आपको अभी बताया, उन्होंने अच्छे से लड़ाई की। लेकिन आफ्टर देयर डेथ उनको एक्चुअली बोलते हैं कि एक स्ट्रे बुलेट आकर के उनको हिट किया, और उनके जब स्ट्रे बुलेट से जब डेथ हुई तो उसके बाद जो आर्मी जितनी भी थी वो इधर उधर तितर बितर हो गई, वो अच्छे से ऑर्गेनाइज हो ही नहीं पाई, लड़ ही नहीं पाई। सो मीर मदान की डेथ के बाद जो थोड़ी सी जो फोर्स बची थी वो भी काम नहीं कर पाई अच्छे से, अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाई। उसी के साथ साथ एक और गलती हुई कि जो तोप थी और जो बारूद थे इसके साइड, सिराजुद्दौला की आर्मी के साइड, उन्होंने उसको ढका ही नहीं, और रात में बारिश हुई और उनका जितना भी बारूद था वो गीला हो गया। और बारूद गीला होने के बाद उनके पास जो आर्टिलरी पावर थी वो तो बिल्कुल नील हो गई ना। तो लक ने भी थोड़ा सा फेवर नहीं किया, कॉन्स्पिरेसी भी थी, लक ने भी फेवर नहीं किया, खुद की गलतियां भी थी। भाई खुद की गलतियां तो थी ही, उसके साथ साथ कॉन्स्पिरेसी और ये सब तो थी ही। ठीक है, अब आगे चले। नाउ अब चलते हैं द बैटल ऑफ द प्लासी, जून 1757। द बैटल ऑफ द प्लासी, जून 1757। The Battle of the Plassey, that was fought on June 57, on June 1757, June 1757. No one is going to ask you about the exact date. आपको रफ आइडिया होना चाहिए कब थी, जून 1757, and that's all. This was the Battle of the Plassey. दोस्तों, इसकी मिलिट्री सिग्निफिकेंस क्या थी, इसकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या थी, इसकी राजनीतिक सिग्निफिकेंस क्या थी, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। उन हिस्टोरियंस के स्टेटमेंट के बारे में भी बात करेंगे, वो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में आपके जो भी व्यूज़ है, आपके जो भी विचार हैं, उनको आप व्यक्त कर सकते हैं। आप सभी को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, एंड यू कैन फील फ्री। और इससे रिलेटेड जो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, द एनालिसिस पार्ट अबाउट द मिलिट्री सिग्निफिकेंस है, कैसे अंग्रेजों ने इसको बैटल का नाम दिया। अरे यार, ये तो बैटल थी ही नहीं, इट वाज अ बिट्रेयल, बट स्टिल दे प्रोवाइडेड इट द कॉलोनियल हिस्टोरियन कि दिस वाज द मेन बैटल, दिस वाज द सिग्निफिकेंट बैटल। क्यों? उनके क्या हित थे इस चीज में? उनके हित थे कि अगर हम एक इंडिविजुअल हीरो लाइक द रॉबर्ट क्लाइव अगर हम उनको शो करेंगे तो जितनी भी अंग्रेजी जो और यंग जो पॉपुलेशन है वो भी कंपनी के लिए और अपनी सरकार के लिए इतनी दूर से यहाँ पर आएगी, वो भी बहादुरी के एक्ट दिखाएगी, इंडिविजुअल रिस्क लेगी, और उसका दारमदार हम पे नहीं आएगा। जब भी आएगा कि आपने हमें लूट लिया और हमारी सत्ता को हटा दिया, आपने पूरे राज्य पे कब्जा कर लिया, तब हम बोलेंगे दिस वाज नॉट आवर फॉल्ट, वी वर नॉट अवेयर अबाउट दिस थिंग, एक्चुअली दिस वाज द पर्सनल एडवेंचर ऑफ द रॉबर्ट क्लाइव। आपने तो रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर सारे के सारा दारोमदार रख के अपना पल्ला झाड़ करके आप तो निकल लिए। सो इसकी मिलिट्री सिग्निफिकेंस थी साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसकी आर्थिक सिग्निफिकेंस तो थी ही, राजनीतिक सिग्निफिकेंस, इन सब के बारे में अपन दोस्तों कल बात करेंगे। बैटल ऑफ बक्सर के बारे में मतलब नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। और आज के लिए इतना ही। प्लीज़ फील फ्री, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, अपनी जो भी आपको व्यूज़ लगते हैं उनको व्यक्त कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।